तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोगों ने व्याकरण विधि जो कक्षा 9-10 में चलती है एनसीईआरटी के, इसके तृतीय अध्याय के अंतर्गत, तृतीय अध्याय का प्रकरण जो है वो संधि प्रकरण है। तो संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है। अब जो संधि आ रही है वो है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को अलग एक ही फाइल में पढ़ेंगे, इसके पश्चात विसर्ग संधि को भी एक ही फाइल में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो अभ्यास कार्य आ रहा है, व्यंजन संधि का अभ्यास कार्य इसी फाइल में दे दिया जाएगा, और जो विसर्ग संधि का अभ्यास कार्य है उसको भी उसी फाइल में दे दिया जाएगा। तो एक इकट्ठे कलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को अभ्यास करने के लिए। तो अब जो प्रकरण आ रहा है वह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है दे रहे हैं? व्यंजन संधि कहिए या फिर हल संधि कहिए, बात एक ही है, हल को ही व्यंजन कहते हैं। तो प्रकरण है व्यंजन संधि या हल संधि। इसकी परिभाषा क्या है? तो व्यंजन के पश्चात, व्यंजन संधि कहने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि व्यंजन के बाद, व्यंजन के पश्चात जब व्यंजन आएगा, अर्थात व्यंजन वर्ण के पश्चात जब व्यंजन वर्ण आएगा तभी व्यंजन संधि होगी। तो ये बात कदापि नहीं है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड ऐसा ही प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि जब व्यंजन संधि कहाँ पे होती है, जब व्यंजन संधि कहाँ पर होती है, ये क्वेश्चन आया था। इसके पश्चात बुकलेट में जो ऑप्शन दिया गया था वहाँ पे दिया गया था कि व्यंजन के पश्चात व्यंजन आए, और फिर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था कि व्यंजन के पश्चात स्वर आए, स्वर अथवा व्यंजन आए। तो ये ऑप्शन सही था, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्यंजन के पश्चात व्यंजन आएगा तभी दोनों में परस्पर संहिता होने पर व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के पश्चात स्वर भी आ सकता है। ऐसे जब व्यंजन संधि के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जहाँ पे व्यंजन के पश्चात स्वर आ रहा है और स्वर, व्यंजन के पश्चात व्यंजन भी आता है, व्यंजन के पश्चात स्वर भी आता है। तो जहाँ पे संहिता प्राप्त हो जाती है, यदि व्यंजन की स्वर से संहिता प्राप्त हो गई तो व्यंजन वहाँ पे संधि हो जाती है। यदि व्यंजन के पश्चात व्यंजन की संहिता प्राप्त हो गई तो संधि हो जाती है। तो व्यंजन संधि के संबंध में यही बस समझना चाहिए कि व्यंजन के पश्चात, अर्थात एक हल वर्ण के पश्चात कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन वर्ण आए, या व्यंजन या हल वर्ण आए, तो परस्पर वहाँ पे संहिता जब प्राप्त हो जाएगी, अर्थात व्यवधान रहित समीपता के कारण व्यंजन या हल वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ये एक लाइन में हो गई व्यंजन संधि की परिभाषा। इसको ऐसे ही याद करना है, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों के परस्पर व्यवधान रहित समीपता, अर्थात संहिता प्राप्त होगी दोनों में परस्पर, कोई किसी अन्य वर्ण का बीच में व्यवधान नहीं होगा, उस संहिता के बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं आके व्यवधान डालेगा, तो उनमें संहिता हो जाएगी। संहिता हो जाएगी तो उनमें परस्पर संधि हो जाएगी। संधि हो जाएगी तो उनका जो पहले वाला रूप होता है, जो अस्तित्व होता है, जो पहचान होती है वो मिट जाती है। एक सम्मिलित रूप से पहचान, उनकी एक पहचान हो जाती है। अलग अलग पहचान, दोनों पदों की अलग अलग जो पहचान थी वो मिट जाती है, और उनकी अब संधि होने के पश्चात जो विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको मिलाकर उनकी एक पहचान हो जाती है। एक अर्थ में वो आ जाते हैं। संक्षेप रूप से कह सकते हैं कि वो दोनों परस्पर, दो वर्ण जब मिलकर संधि रूप में आ जाते हैं तो वो एक अर्थ में आ जाते हैं, उनका एक अर्थ समष्टि रूप से आ जाता है। तो यही है इसकी परिभाषा की व्यवधान रहित समीपता के कारण व्यंजन या हल वर्ण में जो विकार होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ये परिभाषा हो गई व्यंजन संधि की। इसको कन्फर्म, इस बात पे कन्फर्म रहना चाहिए हम लोगों को कि व्यंजन के पश्चात स्वर या फिर दो व्यंजन के पश्चात स्वरों या फिर दो व्यंजनों की को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पहले आ चुका है व्यंजन, यहाँ पे कह रहे हैं व्यंजन के पश्चात, फिर पश्चात पर में भी जो व्यंजन आएगा, पर में भी जो स्वर आ जाए, तो दोनों की संहिता होती है, अत्यंत समीपता हो गई तो संहिता हो गई, संहिता हो गई तो संधि हो गई। तो इस यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए कि व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों की काउंटिंग इसीलिए कर, कि एक पहले आ चुका है और एक बाद में आ रहा है, इसीलिए जब दोनों को गिना तो दो हो गए। तो व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों के परस्पर व्यवधान रहित समीपता के कारण व्यंजन या हल वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब व्यंजन संधि के भेद कितने हैं? तो जितनी व्याकरण विधि में भेद आ रहे हैं उन भेदों को हम लोग काउंट करके गिनेंगे, काउंट करके, अर्थात एक गणना के अंतर्गत उनको रख के पहले याद कर लेंगे, फिर उनके जो उदाहरण आ रहे हैं, अब जैसे च्युत संधि की जो परिभाषा आएगी, च्युत संधि की परिभाषा कहाँ पे च्युत संधि होती है उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण, फिर च्युत संधि की उसकी परिभाषा, किन दशाओं में च्युत संधि होती है और
उनके अंतर्गत उदाहरण कितने आ रहे हैं। इसी प्रकार झलाम जश्चत्व संधि के अंतर्गत इसकी परिभाषा, इनके अंतर्गत जितने उदाहरण आ रहे हैं, चर्तु संधि के अंतर्गत इनकी परिभाषा और उनके अंतर्गत जितने उदाहरण है, बस ऐसे ही संधियों का क्रम ऐसे ऐसे ही इनको तैयार किया जाता है परीक्षा के संदर्भ में, इंटरव्यू के संदर्भ में ऐसे ही याद किया जाता है। आप संधि को उसकी पहले उसका सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि उसकी परिभाषा आपको याद होगी, बस उसके सूत्रों को लगाना आना चाहिए कि सूत्र क्या कह रहे हैं। यदि आप संस्कृत के इन सूत्रों को तोड़ के खुद नहीं लगा पाते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ याद कर लीजिए, यही बात होती है। तो हिंदी में एक लाइन में उनकी परिभाषा याद कर लीजिए और उस संधि विशेष के अंतर्गत जितने पर्टिकुलर उदाहरण आ रहे हैं पुस्तक में उसको पूरा याद कर लेना चाहिए। बस समझिए कि संधि प्रकरण पूरा तैयार हो गया। तो व्यंजन संधि के भेद के अंतर्गत कितने भेद आ रहे हैं इनको काउंट करके ऐसे ही प्रत्येक हेडिंग को हम लोग यहाँ पे लिख के पढ़ेंगे और उनके अंतर्गत जो उदाहरण भी आ रहे हैं व्याकरण विधि में उनको भी पढ़ लेंगे। इसके पश्चात इस चैप्टर के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य आ रहा है उसको पढ़ लेंगे। ये प्रकरण पूरा हो जाएगा, एकदम फुल नोट्स है, इससे इतर कहीं नहीं है। अर्थात इस KVS TGT संस्कृत के पाठ्यक्रम में जो देंगे संपूर्ण कलेक्शन देंगे, उतना तैयार कर लेंगे आप तो समझिए संधि प्रकरण से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो मिस नहीं होगा। तो ये हो गया पहला, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 व्यंजन संधि की 11 हेडिंग के अंतर्गत है। इसका विश्लेषण करके हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनके अंतर्गत जो उदाहरण है तो जो भेद हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो स्तुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। सूत्र अवश्य याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र को मान लीजिए नहीं लगा पाते, यहाँ हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कैसे इनको लगाते हैं, इनका अर्थ कैसे लगाते हैं, और या फिर सूत्र याद कर लीजिए, उसकी हिंदी में परिभाषा याद कर लीजिए, ये भी विकल्प हो सकता है। सूत्र आप संस्कृत में याद कर लीजिए, उसकी परिभाषा हिंदी में याद कर लीजिए। अब दूसरा है ष्टुत्व या ष्टुत्व संधि, इसका जो सूत्र है वह है ष्टुनाष्टु। जशत्व संधि, इसका सूत्र है झलाम जशोन्ते। चर्त्व संधि, इसका सूत्र है खरिच। अनुस्वार संधि, इसका जो सूत्र है वो है मनुस्वार। फिर परस्वर्ण संधि, इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण। फिर लत्व संधि, इसका सूत्र है तोरली। और फिर छत्व संधि, इसका सूत्र है षष्ठोटी च का आगम और इसका सूत्र है छेच। फिर र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना रोरी, इसका सूत्र है रोरी। और न का ड़ होना। तो इन 11 हेड शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। अब इन हेडिंगों को विस्तार से पढ़ते हैं। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहला भेद आ रहा है वह भेद है ष्टुत्व संधि। इसको ष्टुत्व संधि कहते हैं और इसका सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। तो इसकी जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही वहाँ पर कहते हैं कि सकार तवर्गयो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौस्तः। इसका अर्थ है कि सकार, यहाँ पे दंती सकार है, सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग का योग होने पर शकार और च वर्ग हो जाता है। उसी बात को यहाँ हिंदी में कह रहे हैं। जो लोग सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए संस्कृत में कह रहे हैं वही बात यहाँ व्याकरण विधि में हिंदी में कह रहे हैं। तो इसका पढ़ लेते हैं। इसका अभिप्राय है कि स कौन सा है, तो दंती सा है। ये सकार दंती है, दंत अर्थात दांतों के सहयोग से जिसका उच्चारण होता है उसको दंती कहते हैं, दंती सकार। तो ये दंती सकार है। दंती सकार या त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो त थ द ध न आएंगे। सकार या त वर्ग का शकार अब ये कौन सा शकार है, तो ये तालव्य शकार है, ये तालव्य शकार है और यह दंती शकार है। तो श अर्थात तालव्य शकार या फिर च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ आते हैं। तो श या च वर्ग के साथ योग या पीछे। अब योग कैसा होना चाहिए, वह योग चाहे आगे से हो या पीछे से हो, ये दोनों बात कर रहे हैं, दोनों ही संभावना है। अर्थात ये नहीं है कि आगे हो गया तभी ये ष्टुत्व संधि होगी, अर्थात आगे वर्णों के आगे या पीछे भी योग हो जाएगा तब भी ष्टुत्व संधि हो जाएगी। आगे या पीछे योग होने पर स का दंती सकार पलट के किस में पलट जाएगा, तालव्य शकार में पलट जाएगा और त वर्ग पलट कर च वर्ग में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार अब ये उदाहरण जो आ रहा है यह सकार का परिवर्तन कैसे होता है उस परिवर्तन को यहाँ पे दिखा रहे हैं, और यहाँ पे त वर्ग च वर्ग में कैसे परिवर्तित होता है उस बात को दिखा रहे हैं। यहाँ पे दंती सकार तालव्य शकार में कैसे परिवर्तित होता है उस परिवर्तन को दिखा रहे हैं, और यहाँ पर त वर्ग कैसे च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है उस बात को दिखा रहे हैं।
तो इसके जहाँ पे दंती सकार तालव्य शकार में परिवर्तित हो रहा है, इसके उदाहरण हैं 4 उदाहरण आ रहे हैं। इन उदाहरणों को ऐसे ही याद कर लेना है जितने यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठेगा परीक्षा में तो इन्हीं उदाहरणों से उठेगा, बाहर से नहीं उठेगा। अब त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो रहा है तो इसके कितने उदाहरण है? 2, 3, 4, 5, 6। अध्ययन की रणनीति हम लोगों की यही होनी चाहिए कि पहले संधि का नाम लिखा, फिर उसका सूत्र याद कर लिया। सूत्र याद करने से भी इसकी परिभाषा स्वतः ही याद हो जाती है यदि आपको इसका अर्थ लगाना आता है। तो यहाँ पे स्तः कह रहे हैं स्तोश्चु नाश्चु, तो उसी बात को यहाँ पे समझना चाहिए। ये तकार है, ये सकार है और ये तकार है। स्तोश्चु नाश्चु हो, तो इनको जब तोड़ेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे तो यही अर्थ निकलता है। चुनाश्चु, इसी स्तो हो चुनाश्चु हो, ये प्रथमांत है और यह अर्थात स और त वर्ग का चुना में परिवर्तित हो जाना, तो ये षष्ठी एकवचन में बन रहा है। ये पद चुना में परिवर्तित हो जाना, इनको लगाना आना चाहिए। कैसे इनको इनका अर्थ लगाया जाता है? तो यदि आपको अर्थ लगाना स्वयं से नहीं आता है तब भी आप इसका सूत्र याद करिए रहिए। सूत्र याद रहे और उसकी परिभाषा को हिंदी में याद कर लीजिए, ये भी हो सकता है। अन्यथा ये याद है, संस्कृत में इसको आपने याद कर रखा है और हिंदी में इसकी परिभाषा कहीं भी लिखी रहेगी तो आपको स्वतः ही इसको सूत्र को ऐसे लिख लीजिए। लिख लेंगे तो स्वतः ही उसका अर्थ लग जाता है। तो इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। मनस प्लस चलती। मनस कैसे दंती सकार तालव्य शकार में परिवर्तित हो रहा है, इस बात को यहाँ दिखाया जा रहा है। मनस प्लस चलती, तो यहाँ पे क्या है? दंती सकार है। पूर्व वाले पद में दंती सकार है और बाद वाला जो पद है उसमें जो चकार आ रहा है वह च वर्ग का है। तो यही कह रहे हैं कि स्तो अर्थात जहाँ पे स वर्ग का स दंती सकार और त वर्ग के पश्चात के स्थान में जो परिवर्तन होता है वो दंती सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। स्तोह चुनाश्चु हो, तो यहाँ पे तालव्य शकार आ रहा है, उसके पश्चात जो पद आ रहा है उसमें चकार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि यह सकार पलटकर यहाँ पे सकार है। त वर्ग का कोई वर्ण नहीं है, अन्यथा त वर्ग का वर्ण च वर्ग में परिवर्तित हो जाता। चूँकि यहाँ पे दंती सकार है तो इधर च आने का अर्थ है कि ये दंती सकार पलट के तालव्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे दिखाए हलंत सहित सकार दंती सकार को लिखा, फिर प्लस करके चकार को लिखा हलंत सहित और उसके पश्चात ये बना च हो गया। ये दोनों इन दोनों ने जब मिलान किया, जब इनका मेल हुआ अर्थात यहाँ पे संहिता प्राप्त हो रही, संहिता प्राप्त हो गई तो संधि हो गई, दोनों में संधि हुई तो इसका ये रूप बना च और शब्द बना मनस चलती, मन चलता है। फिर रामस प्लस शेते, यहाँ पे दंती सकार है और यहाँ पर तालव्य शकार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि ये दंती सकार पलट के तालव्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार दोनों सको मूर्धन तालव्य शकार और दंती सकार को हलंत सहित लिखा। हलंत सहित लिखेंगे तभी इनमें संहिता प्राप्त होगी। संहिता प्राप्त होगी तो संधि हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे संधि हो गई और जो शब्द निष्पन्न हुआ वह बना रामश्येते। रामश्येते अर्थात राम सोता है। मनस प्लस चंचलम, यहाँ भी दंती सकार आ रहा है, उसके पश्चात च वर्ग का चकार आ रहा है। तो इस प्रकार इस दंती सकार हलंत सहित इस दंती सकार और इस चकार में संहिता प्राप्त हो रही है। संहिता प्राप्त हो रही है तो इस प्रकार हलंत सहित सकार को लिखा, फिर हलंत सहित चकार को लिखा, संहिता प्राप्त हो गई। अब इनमें संधि हो जाएगी और जो शब्द निष्पन्न हुआ ये दंती सकार पलट के तालव्य शकार में हो गया और ये च वर्ग च अपना वैसे ही रहा और बन गया च और शब्द निष्पन्न हुआ मनस चंचलम। तो इसका अर्थ है कि मन चंचल होता है। हरिस प्लस शेते, इसी प्रकार यहाँ दंती सकार है, यहाँ तालव्य शकार है, संहिता प्राप्त हो रही है दोनों में। इस प्रकार हलंत सहित दोनों को लिखा अर्थात तालव्य श और दंती स दोनों को हलंत सहित करके लिखा, प्लस कर दिया और ये संधि कैसे होती है उस विश्लेषण को दिखाया जा रहा है। इस प्रकार ये दंती शकार तालव्य में परिवर्तित हो गया। इधर इस तालव्य श की उपस्थिति के कारण पहले वाला दंती सकार तालव्य श में परिवर्तित हो गया और ये डबल आ गया, आधा आ गया, फिर पूरा स आया और बना हरिष्यते, हरिश होता है। अब त वर्ग कैसे च वर्ग में परिवर्तित हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे सत है और प्लस चित है, तो ये जो तकार आ रहा है इस दंती सकार के पश्चात जो तकार आ रहा है त वर्ग का है और इसके परे जो पद आ रहा है वह च वर्ग से प्रारंभ हो रहा है, च है।
च वर्ग का पहला ही शब्द है, इसलिए इस चकार की उपस्थिति के कारण यह तकार है च वर्ग में, इसी च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके सदृश यहाँ पे ये चकार आ रहा है, तो इसी में स्पष्ट है कि यह तकार इसी च में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यह चकार जो है वो डबल हो जाएगा। त प्लस हलंत सहित त लिखा, हलंत सहित च लिखा और प्लस किया तो यहाँ संहिता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार ये तकार परिवर्तित होके ये त पलट के च में चला जाएगा, च हो जाए, त पलट के च हो जाएगा। इस प्रकार ये शब्द बनेगा चित, च च इस प्रकार बनेगा, डबल आधा च फिर पूरा च और बन गया सच्चित। इसी प्रकार सत्य प्लस चरित्रम, यहाँ तकार हलंत सहित तकार है, उसके पश्चात च वर्ग का चकार है, तो संहिता प्राप्त हो रही, संहिता प्राप्त इस प्रकार ता और च लिखा प्लस करके फिर ये तकार चकार में परिवर्तित हो गया और बना सच्चरितम, सच्चरित्रम अर्थात अच्छे चरित्र का, उत्तम चरित्र का। फिर उत प्लस चारणम, तो यहाँ तकार है त वर्ग का है और ये चकार है च वर्ग का है, तो स्पष्ट है कि यहाँ संहिता प्राप्त हो रही। इस संधि के नियम के अनुसार, स्तोष चुनाशु के नियम के अनुसार सारी कंडीशन यहाँ पे प्राप्त हो रही। इस प्रकार यहाँ पे जब संधि होगी, संहिता प्राप्त हो रही तो संधि होगी तो ये तकार च में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार त हलंत सहित तकार लिखा, फिर हलंत सहित चकार लिखा, ये इस ऐसे विश्लेषण करके इनको लिखेंगे तो ये हो गया उच्चारणम। इसी प्रकार सत्य प्लस जना, यहाँ तकार है, यहाँ जकार है, ये त वर्ग का है, ये च वर्ग का है, संहिता प्राप्त हो रही है तो ये त फिर पहले द में परिवर्तित होगा, फिर इस प्रकार ये डबल ज में, ये पहले ये तकार द में परिवर्तित होगा, क्योंकि इसकी भी संभावना यहाँ पे सद प्लस सदजना भी इसको कहते हैं, सज्जन सतजन सदजन, इस प्रकार दोनों ही संभावनाएं बनती हैं। तो ये त वर्ग का है तो यहाँ पे तकार भी हो सकता है, दकार भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में दिखा रहे हैं। कुछ लोग सतजन बोलते हैं, कुछ लोग सदजन बोलते हैं, सदजन सतजन, इस प्रकार अर्थ दोनों का एक ही है, अच्छे लोग। तो ये तकार रहेगा तब भी ये तकार पलट के जकार की उपस्थिति के कारण ये जकार में परिवर्तित हो जाएगा। ये द रहेगा तब भी ये पलट के ज में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा शब्द जो निष्पन्न होगा सज्जन। उत प्लस ज्वलम, तो यहाँ भी उत तकार और दकार दोनों की संभावना है, उत्ज्वल या उद्ज्वल, इस प्रकार दोनों ही कंडीशन, इसलिए दोनों का ही परिवर्तन यहाँ पे दिखा रहे हैं। कितना रहेगा, हलंत सहित तकार रहेगा तब भी बाद वाले पद में च वर्ग की उपस्थिति के कारण ये पलट के ज में परिवर्तित हो जाएगा जब संधि निष्पन्न होगी। यदि द रहेगा, हलंत सहित दकार रहेगा, तब भी वो पलट के जकार में परिवर्तित हो जाएगा और जो शब्द निष्पन्न होगा बनेगा उज्ज्वलम। इसी प्रकार जगत प्लस जननी, यहाँ भी त और जगत जननी जगद जननी दोनों ही कहा जाता है, इसलिए दोनों ही शब्दों को दे रहे हैं, दोनों ही शब्दों को दे के विश्लेषण दिखा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो हम लोग। तो जगत प्लस जननी, तो यहाँ तकार हलंत सहित तकार है, उसके पश्चात च वर्ग का जकार है। तो इस जकार की उपस्थिति के कारण जब संहिता प्राप्त हो रही, संहिता प्राप्त हो, जब संधि हो जाएगी, संधि हो संपन्न होगी तो ये तकार पलट के जकार में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे दकार रहेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, हलंत सहित दकार रहेगा तब भी बाद वाले पद में जकार च वर्ग की उपस्थिति, च वर्ग का जकार होने के कारण यह द पलट कर द में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा जगत जननी। जगत जननी, जब इसका ये संधि निष्पन्न होगी तो बनेगा जगत जननी। इस प्रकार ये हो गया स्तोश्चुनाश्चु का विश्लेषण, इसका हम लोगों ने पढ़ लिया। अर्थात ष्टुत्व संधि का जो सूत्र है, सूत्रार्थ क्या होता है, उसके उदाहरण कितने हैं, इसके पश्चात अब आ रही ष्टुत्व संधि। अब ष्टुत्व संधि पढ़ लेते हैं। संधि इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु, तो इसकी वृत्ति जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में आती है, कोई भी सूत्र का सूत्रार्थ तभी समझ में आता है जब उसकी वृत्ति समझ में आए, उसकी वृत्ति आप कंठस्थ किए रहें। तो इसीलिए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पहले याद की जाती है। संधि प्रकरण का निरंतर अभ्यास किया जाता है। अभ्यास का अर्थ है कि निरंतर सुबह शाम वाचन किया जाता है। वाचन करने से वो 10, 15 या 20 दिन में यदि आप निरंतर उसका रोज सुबह शाम वाचन कर रहे हैं केवल संधि प्रकरण का ही, तो 10-15 दिन में देखेंगे कि याद हो जाती है। अपने आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस आप ऐसे पुस्तक की तरह लेके, जैसे कोई पाठ होता है या जैसे कोई रामायण होता है, वैसे ही पूजा के समय लेके उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के रख दीजिए। सुबह भी पढ़ लीजिए, शाम भी पढ़ लीजिए। अब नहीं सुबह शाम पढ़ पाते हैं तो एक बार ही पढ़ लीजिए दिन में। ऐसे ही करते करते देखेंगे 15-20 दिन में वो स्वतः ही याद हो जाती है, पूरे सूत्र और वृत्ति याद हो जाती है। तो सूत्र का अर्थ निकालना बेहद ही आसान हो जाता है यदि आपको उसकी वृत्ति याद है, क्योंकि वृत्ति का अर्थ ही है कि सूत्र की व्याख्या आपको याद हो गई। जो संस्कृत में व्याख्या लिखी है वो आपको याद हो गई। अब उसका हिंदी में अर्थ बैठाने के लिए बस आपको उसका अर्थ लगाना पड़ता है कि इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, कौन सी वचन आ रहा है।
तो जैसे इसके अब एक उदाहरण के रूप में समझ ले रहे हैं कि कैसे सूत्रार्थ निकालते हैं, कैसे सूत्रार्थ को निकाल के हिंदी में उसका भावार्थ कैसे हम लोग समझ पाएँ। तो जैसे ये ष्टुत्व संधि है, इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु, तो इसकी जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही है वहाँ दे रहे हैं कि स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। योगे ष्टुः स्यात्। ये ष्टुत्व संधि ष्टुनाष्टुः, स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। रामश्ष्ठ रामश्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रिंढौक से। ये 4 उदाहरण दे रहे हैं। स्तोष्टुना योगे ष्टुः स्यात्, रामश्ष्ठ रामश्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रिंढौक से 5 उदाहरण दे रहे हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में आ रहा है। तो इसका अर्थ है ये क्या है, स्तोष्टुना योगे, स्तोष्टुना योगे ये शब्द षष्ठी एक वचन में है। सकार और तवर्ग जो आ रहा है उकार आ रहा है, तो ये षष्ठी एक वचन में है, और ये क्या है, ये तृतीया एक वचन में है। योगे सप्तमी एक वचन में है। ष्टुः प्रथमांत है, स्यात् हो जाए। तो इसका अर्थ है कि सकार और तवर्ग के साथ या सकार और तवर्ग की उपस्थिति में सकार और तवर्ग की उपस्थिति या सकार और तवर्ग के आने पर शकार और तवर्ग, या यहाँ से लेंगे सकार और तवर्ग का योग होने पर, सकार और तवर्ग का योग होने पर, योग यहाँ पे योगी आ रहा है, सकार और तवर्ग का योग होने पर या सकार और तवर्ग से योग होने पर वो सकार और तवर्ग दोनों शकार मूर्धन्य शकार और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाएं। सकार और त वर्ग का योग होने पर, यहाँ पे षष्ठी एक वचन में है तो कहेंगे सकार और त वर्ग का योग होने पर वह सकार और त वर्ग शकार और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएं। तो इस प्रकार ऐसे ही इसका अर्थ निकाला जाता है। तो जैसे अब इसका उदाहरण दे रहे हैं, रामश्ष्ठ रामष्टीकते पेष्टा तट्टीका चक्रिंढौक से। ऐसे 5 उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे इनका अर्थ सूत्रार्थ समझाइए। इसी सूत्र के अर्थ को यहाँ वृत्ति में, संस्कृत में वृत्ति लिखकर समझाते हैं टीकाकार। जैसे वरदराजाचार्य ने लिखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है, इसके पश्चात सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। तो ऐसे ही इन लोगों ने, इन टीकाकारों ने क्या किया है, पाणिनि अष्टाध्यायी में जो सूत्र आ रहे हैं, सूत्रों के अर्थ को ऐसे ही वृत्ति लिखकर, ऐसे संस्कृत में व्याख्या लिखकर उनको समझाया है। इसीलिए कहा जाता है टीका। टीका का अर्थ है कि कोई ग्रंथ बहुत कठिन है, शुरुआत में जिस मूल लेखक ने लिखा है, तो उस लेखन के कारण वो सूत्र संक्षिप्तता के कारण, संक्षेप में लिखने के कारण वो सूत्र उन्होंने सूत्रों में लिखा पाणिनि ऋषि ने, क्योंकि ग्रंथ को छोटा करना चाहते थे वो, क्योंकि उस जमाने में लेखन व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी, कागज़ का आविष्कार इतना नहीं हुआ था। भोजपत्र पे ग्रंथ लिखे जाते थे। अब भोजपत्र सीमित मात्रा में मिलते थे। हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है इत्यादि, वहीं पे ठंडे स्थानों पर ही भोजपत्र के पेड़ हुआ करते हैं, और उनके से बड़े बड़े चट्टे करके उनकी छाल निकला करती है, तो उसी को घिस कर उसी पे ग्रंथ लिखे जाते थे, प्राचीन काल में लिखे जाते थे। इसलिए भोजपत्र सीमित मात्रा में लिखता है, तो बहुत ज़्यादा लेखन नहीं होता था। स्याही भी लोग अपने से घरों में बना के फिर उसी भोजपत्र पे लिखते थे और उसको संग्रह करते थे। ये है कि भोजपत्र की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, हजार वर्ष तक वो रखे जा सकते हैं, उनमें घुना नहीं लगता है। तो सीमित मात्रा में लिखने के कारण तो पहले राइटर यही करते थे कि ग्रंथों को सूत्रों में लिखते थे। चूँकि संस्कृत भाषा जन भाषा थी उस समय, संस्कृत भाषा में लोग बोलते थे, और जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे वो भी उसको समझते थे, बोलते थे, पढ़ लिख सकते थे। जैसे कोई प्राकृत बोल रहा है तो प्राकृत भाषी व्यक्ति संस्कृत को आसानी से समझ लेता था, बोल लेता था, पढ़ लेता था। आवश्यकता पढ़ने पर पढ़ता भी था, लिखता भी था, बोलता भी था। तो अपने मन से जैसे समझने के लिए कि जैसे हम लोग खड़ी हिंदी बोलते हैं और अवधि भी आराम से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वैसे ही प्रयोग में लोग मान लीजिए प्राकृत बोल भी रहे हैं तो संस्कृत को अच्छी तरह से बोलते पढ़ते थे। तो प्राचीन भारत में संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी। तो जो सूत्र राइटरों ने लिखा, सूत्रों में पाणिनि ने लिखा, अष्टाध्यायी को लिखा, अष्टाध्यायी काफ़ी दूर थी, लोगों की समझ में ऐसे सूत्र, इनकी व्याख्या को समझाने के लिए ही फिर टीकाकारों ने ऐसी व्याख्या लिख दी। तो व्याख्या का अर्थ यदि आप अच्छे से बैठा लेते हैं, आपको व्याकरण ठीक ठाक ज्ञान है, तो आप निश्चित रूप से सूत्र का अर्थ निकाल लेंगे। उसको ऐसे बैठा के, इनका अर्थ बैठा के आप सूत्रार्थ निकाल लेंगे। सूत्रार्थ को, सूत्र क्या कह रहा है उसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो यही
बस इनमें विभक्ति वचन कौन सा आ रहा है यही समझना होता है और उसी के आधार पर उनके अर्थ को निकालना होता है। उसी बात को यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं कि यदि स या त वर्ग का श या ट वर्ग, श, ये श कौन सा है, ये मूर्धन्य शकार है, इसको मूर्धन्य शकार कहते हैं। तो यहाँ यदि दंती सकार या त वर्ग का योग हो, यदि दंती सकार या त वर्ग का मूर्धन्य शकार या ट वर्ग के साथ कह रहे हैं। यहाँ यही बात ये भी कह रहे हैं कि मूर्धन्य शकार या ट वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो ट ठ ड ढ आते हैं, के साथ आगे या पीछे योग हो तो दंती सकार मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाता है और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। यही ये सूत्र भी कह रहा है, स्तोष्टुना योगे ष्टुः सत्, अर्थात सकार और त वर्ग का योग होने पर ये सकार और त वर्ग का मूर्धन्य शकार और ट वर्ग के साथ योग होने पर यह दंती सकार मूर्धन्य शकार और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। दंती सकार और त वर्ग का मूर्धन्य शकार और ट वर्ग के साथ, यहाँ में ष्टुना है तो इसको लेंगे ष्टुना, मूर्धन्य शकार और ट वर्ग के साथ, ये क्योंकि तृतीयांत कहेंगे, ट वर्ग के साथ योग होने पर दंती सकार मूर्धन्य शकार में और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ योग हो रहा है, दंती सकार का मूर्धन्य शकार के साथ योग हो रहा है और त वर्ग का ट वर्ग के साथ योग हो रहा है। इसी योग के कारण दंती सकार मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यही यहाँ पे समझा रहे हैं। उसी को यहाँ पे हिंदी में कह रहे हैं कि सकार और त वर्ग के साथ शकार और ट वर्ग का योग होने पर वह दंती सकार मूर्धन्य शकार में और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। पहले यहाँ सकार कैसे दंती सकार मूर्धन्य शकार में परिवर्तित होता है इसको दिखा रहे हैं 2 उदाहरणों में, और फिर त वर्ग कैसे ट वर्ग में परिवर्तित हो रहा है उसके उदाहरण यहाँ पे 3 आ रहे हैं। 1, 2 और 3, 4 उदाहरण आ रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें ष्टुत्व संधि के अंतर्गत 6 उदाहरण आ रहे हैं। रामस प्लस षष्ठः, तो यहाँ पे दंती सकार आ रहा है, यहाँ दंती सकार आ रहा है, उसके पश्चात किसके साथ इसका दंती सकार का योग हो रहा है, मूर्धन्य शकार के साथ योग हो रहा है। इसलिए संहिता यहाँ पे प्राप्त हो रही है। जब संधि संपन्न होगी तो यह दंती सकार पलटकर मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, हलंत सहित दंती सकार को लिख दिया, हलंत सहित मूर्धन्य शकार को लिख दिया, प्लस कर दिया, और जब इन दोनों में संहिता प्राप्त हो गई, जब संधि हुई तो यह दंती सकार मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार इसका रूप बना रामषष्ठः। इसी प्रकार दंती सकार का ट वर्ग के साथ योग हो रहा है तो संहिता यहाँ दोनों में प्राप्त हो रही, कोई व्यवधान नहीं है बीच में, इसलिए संहिता प्राप्त हो रही है तो संधि हो जाएगी और यह सकार ट वर्ग में परिवर्तित हो जाए। शकार ट वर्ग में परिवर्तित कैसे होगा, अर्थात ये सकार पलट के मूर्धन्य सकार दंती सकार है तो निश्चित रूप से वो मूर्धन्य शकार में ही परिवर्तित होगा जाके, और किसी में परिवर्तन नहीं होगा उसका। इसी प्रकार यहाँ पे ये दंती सकार है और यहाँ पे ट है तो इसका अर्थ है कि यहाँ ये ट है, वर्तमान में देखने के लिए ट है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है, मूर्धन्य शकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्यों प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दंती सकार है, इसीलिए ये जो ट वर्ग आ रहा है ये दिखा रहा है कि अब इसके प्रकार इस सकार का जो परिवर्तन होगा वो मूर्धन्य शकार में ही जाके परिवर्तन होगा। तो इसीलिए जब यहाँ पे मूर्धन्य सहित सकार को लिखा, दंती सकार को टकार को लिख दिया तो ये सकार परिवर्तित होकर मूर्धन्य शकार हो गया, बना ष्ट हरिष्टिकते। अब त वर्ग और ट वर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। तो त प्लस टीका, यहाँ पे त वर्ग का त है और इधर ट वर्ग का ट है, तो संहिता प्राप्त हो रही दोनों में, इसलिए त वर्ग इस ट वर्ग बाद वाले पद में ट वर्ग की उपस्थिति के कारण पहले वाले पद में जो तकार आ रहा है वह पलट के ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा यहाँ त प्लस ट, हलंत सहित हैं दोनों, फिर ट में ये तकार ट में परिवर्तित हो गया, बना ट टीका। इसी प्रकार यह प्लस टीका, यहाँ तकार है त वर्ग का है, उसके पश्चात वाले पद में टकार है तो स्पष्ट है कि ये तकार पलट के टकार में परिवर्तित हो जाएगा। हलंत सहित तकार टकार को लिखा और दिखा दिया कि ये ट में परिवर्तित होकर ट इस प्रकार बना, तो यह टीका बना। उत प्लस डैनम, यहाँ भी वही हो रहा है, तकार आ रहा है हलंत सहित, प्लस करके फिर उकार आ रहा है, डकार आ रहा है, उकार नहीं है डकार है, ये डकार है, डकार है तो ये ट वर्ग का है, तो स्पष्ट है कि ये तकार परिवर्तित हो गई। इस डकार की उपस्थिति के कारण
इसके लिए, इस तकार के लिए क्लियर हो गया कि तुम्हें किस किस रूप में तुम्हें परिवर्तित होना है। तो ये पलट कर, ये डकार है तो डकार में ही परिवर्तित हो जाएगा। उत प्लस यहाँ पे उत त और द दोनों के, क्योंकि उतडयनम उदडयनम दोनों ही होता है इसका प्रयोग, इसलिए त और द दोनों को ही दिखा रहे हैं। और दोनों ही एक ही वर्ग के हैं, त वर्ग के ही हैं दोनों शब्द। ये त है, त का पहला ही शब्द है त वर्ग का, और त था द ये तीसरा है। तो ये दोनों पलट के, चूंकि यहाँ ड है तो ये ड में ही परिवर्तित होगी, यहाँ पे ट है तो ये तकार जो परिवर्तित होगा ट में ही परिवर्तित होगा। और यहाँ पर भी ये तकार, ये यहाँ टकार है तो ये त किस में परिवर्तित होगा, इसी ट में ही, इसी को देख के ये परिवर्तन अपना करेगा, किसी अन्य अन्य वर्ण को नहीं देखेगा। तथा ट वर्ग के किसी अन्य वर्ग को नहीं देखेगा, वो सिर्फ इसको देखेगा और इसी में ये अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। यहाँ भी टकार है तो इसी को देख कर ये तकार क्रिया करेगा और ये सिर्फ टकार में ही परिवर्तित होगा, न कि ड में, टट अड़ा में इत्यादि में नहीं परिवर्तित होगा। इसी को देख कर इसी में अपने रूप को परिवर्तित कर लेगा। यहाँ पे भी तकार है तो इस ड को देखकर इसी के आधार पर ही अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, ड में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ त रहेगा तब भी ड में परिवर्तित होगा, द रहेगा तब भी ड में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि ये इसको किस किस शब्द में परिवर्तित होना है इसी को दिखाने के लिए ही बाद वाले पद में ये डकार आ रहा है। इसी प्रकार आकृष्ट प्लसता है, तो यहाँ पे आकृष्ट प्लसत, इधर मूर्धन्य शकार आ रहा है और इधर तकार आ रहा है, इधर मूर्धन्य शकार है और उधर तकार है आकृष्ट। तो ये त इधर मूर्धन्य शकार की पूर्व और पर दोनों ही कह रहे हैं कि जो पूर्व आगे या पीछे दोनों में ही योग होने पर, दंती सकार और त वर्ग का मूर्धन्य शकार और ट वर्ग के साथ योग होने पर आगे या पीछे दोनों ही स्थान पर योग हो सकता है। तो यहाँ पे जो शकार आ रहा है ये इसका पीछे से योग हो रहा है, पीछे से योग में ये उदाहरण आ रहा है। तो इधर मूर्धन्य शकार है और इधर तकार है, तो स्पष्ट है कि ये शकार इस शकार की उपस्थिति के कारण ये तकार जो परिवर्तित होगा ये इसी वर्ग अर्थात ट वर्ग के पहले ही वर्ण में, क्योंकि ये तकार जो है ये त वर्ग का पहला वर्ण है। तो ये शकार मूर्धन्य शकार आके इसको क्या संकेत दे रहा है, इस तकार को ये संकेत दे रहा है कि तुमको ट वर्ग के पहले ही वर्ण में परिवर्तित होना है, क्योंकि त वर्ग का प्रारंभ किससे होता है, त से प्रारंभ होता है, और ट वर्ग का प्रारंभ किससे होता है, ट से प्रारंभ। तो ये त वर्ग का ये पहला वर्ण है, तो इसको किस में परिवर्तित होने के लिए ये मूर्धन्य शकार कर रहा है, इसी ट में परिवर्तित होने, क्योंकि ये वर्ग का पहला अक्षर है तो इसको ट वर्ग के पहले ही वर्ण में परिवर्तन अपने आप को करना है। तो ये आके यही हिंट दे रहा है, आकृष्ट प्लसत। अब यहाँ पे मूर्धन्य शकार है, फिर ष्ट हो गया, तो जो शब्द निष्पन्न हुआ आकृष्ट है। बेहद ही सुंदर प्रक्रिया है, बस ये समझ में आनी चाहिए। और सूत्रों का सूत्रार्थ निकालने के लिए वृत्ति आप याद कर लीजिए, वृत्ति याद है, या तो वृत्ति आप याद न करिए, उसको अच्छे से समझ भी लेते हैं तब भी आप सूत्रार्थ निकाल सकते हैं, सूत्र का हिंदी में भावार्थ निकाल सकते हैं। बस आप उसकी वृत्ति को अच्छे से समझ लें, पढ़ के अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि इसका ये अर्थ होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे इस सूत्र का अर्थ निकलता है। तो ऐसे ही सारे सूत्रों के आप अर्थ निकाल सकते हैं, कंठस्थ न करें तब भी यदि आप उसको समझें, उसकी वृत्ति को समझे हैं तो सूत्रार्थ अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अष्टोत्तर संधि। अब आगे जो व्यंजन संधि के अंतर्गत जो संधि भेद आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जो संधि आ रही वह है जशत्व संधि। जशत्व संधि झलाम जशोंते, इसका सूत्र है झलाम जशोंते। तो इसकी जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही वहाँ कह रहे हैं कि पदांते झलाम जशः शिहु वागीशः, पदांते झलाम जशः शिहु वागीशः। तो इसका अर्थ है कि पद के अंत में, यहाँ लिख दे रहे हैं पदांते झलाम जशः स्युः वागीशः। वागीशः एक उदाहरण दे रहे हैं। तो पदांते ये क्या है, ये समस्त पद है, समस्त पद है। जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पदस्य अंते पदांते। पदस्य अर्थात षष्ठी एक वचन में बन रहा है, षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है यहाँ पे, पदस्य अंते पदांते। तो पदांते समस्त पद पूरा पद है और सप्तमी एक वचन में बन रहा है। झलाम ये षष्ठी एक वचन में है। पदांते झलाम जशः, जशः प्रथमांत है, स्युः ये विधिलिंग की धातु है और प्रथम पुरुष बहुवचन में है। इसका जो उदाहरण दे रहे हैं वह दे रहे हैं वागीशः। तो पदांते झलाम जशः शिव वागीशः, पद के अंत में विद्यमान, पद के अंत में झल की उपस्थिति होने के कारण उन झल के स्थान पर जश हो जाता है, अर्थात वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो झलों के अंतर्गत यहाँ पे व्याकरण विधि की पीडीएफ में दे रहे हैं कि झलों के अंतर्गत जो झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे
वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आ जाएंगे और इसके साथ ही तीनों सकार आ जाएंगे और हकार आ जाएगा। तो 4 ये हो गए, तीनों शकार, श, श और श तथा ह, हकार आ गए। ये 4 हो गए और ये वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हो गए। तो 4 हो गए, 4 पंचे 20, ये 20 हो गए और ये 4 हो गए। तो कुल मिला के 24 वर्ण झल में आते हैं। झल वर्ण के, झल प्रत्याहार के अंतर्गत 24 वर्ण आएंगे। इसमें वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? 24। और जश प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। तो इसमें केवल 5 आएंगे, 5 आएंगे। तो ये जो सूत्र प्रतिपादित कर रहा है नियम, इस सूत्र का सूत्रार्थ बैठाने के लिए हम लोगों को पहले इसकी वृत्ति को समझना आवश्यक है। वृत्ति समझ लेंगे तो सूत्र का सूत्रार्थ समझ में, सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। पदान्ते झलाम जशः स्युः वागीशत। पद के अंत में झल, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान होने पर उसके स्थान पर जश हो जाएगा। उसके स्थान पर जस, यहाँ पर शु है, विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन की ये धातुवत कहेंगे। पद के अंत में विद्यमान झल वर्णों के स्थान पर जश हो जाना चाहिए। जैसे वागीश, वागीशा एक उदाहरण दे रहे हैं, संधि का एक संधिरूप का उदाहरण दे रहे हैं। उसी को यहाँ पे हिंदी में समझा रहे हैं कि पद के अंत में स्थित झल, झल प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तीनों सकार आ जाते हैं, हकार आ जाता है। कुल मिला के 24 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। तो झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 24 वर्ण आएंगे। झल के स्थान पर जश हो जाता है। जश के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आएंगे, जब, ग, ड, द। तो इसके अंतर्गत 5 आते हैं। तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। जो वर्ण जश के प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा वो झल में भी आता है। ये ध्यान देना चाहिए कि झल में जश प्रत्याहार वाले वर्ण भी आएंगे, किंतु इस झलों के स्थान पर जश को ही होना है, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण ही होना है। तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। वर्ग, अब यहाँ फिर करें, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में संस्कृत में समझा रहे हैं वही बात हिंदी में यहाँ पे समझा रहे हैं। और यहाँ पे तो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्णों, चतुर्थ वर्णों के स्थान पर, अर्थात इन चारों के वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अर्थात जैसे क वर्ग हो गया तो क, ख, ग, घ, अंगा को छोड़कर क, ख, ग, घ हो जाएगा। इसी प्रकार च वर्ग का है तो च, छ, ज, झ हो जाएगा। ट वर्ग का है तो ट, ठ, ड, ढ हो जाएगा। त वर्ग का है तो त, थ, द, ध हो जाएगा। प वर्ग का है तो प, फ, ब, भ हो जाएगा। केवल अंत का जो अनुस्वार वर्ण है, जो अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं, अंग, य, अड़ा, न, म, वो छोड़ दिए जाएंगे, बाकी सब काउंट किए जाएंगे। तो उन्हीं जो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का अर्थात क वर्ग का कोई वर्ण है तो उसी वर्ग के का तीसरा वर्ण, अर्थात क, ख, ग, तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है? ग आ रहा है तो ग हो जाएगा। प्रत्येक वर्ण का जो प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे वर्ण होते हैं वो हैं ज, ब, ग, ड, द। तो झल के स्थान पर जश को ही होना है, तो स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण ही उसके स्थान पर जाके बैठेगा। और श, ये तीनों शकार और हकार के स्थान पर उसी वर्ग का इन चारों के स्थान पर क्या आएगा? इन चारों के स्थान पर ड आएगा, ड वर्ण आएगा। ये भी ध्यान देना चाहिए झलाम यशवंती के अंतर्गत। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वाक प्लस ईश। तो वाक क्या है? वाक यहाँ झल प्रत्याहार के अंतर्गत है और क वर्ग का पहला ही वर्ण है। उसके पश्चात यहाँ पे स्वर आ रहा है, ईश। उसी की प्रक्रिया यहाँ पे दिखा रहा है कि क हो गया, उसके पश्चात स्वर हो गया, क्योंकि ये स्वर इसमें जाके मिलेगा। अब तृतीय वर्ण जो आएगा, इसके ये ककार है। ककार झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो इसी ककार के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण आना है। इसी ककार के स्थान पर वर्ग का तीसरा, अर्थात ये क वर्ग का है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? गकार होता है। तो इस स्पष्ट है कि इस ककार के स्थान पर गकार हो जाएगा। तो यहाँ क लिखा, फिर स्वर लिखा, फिर तृतीय वर्ण ग है और स्वर कर दिया तो बना वागीश है। इस प्रकार बहुत सुंदर प्रक्रिया, बस प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए हम लोगों को, सारा फैक्ट समझ में आ जाएगा। फिर जगत प्लस ईश है, तो ये ता है, तो स्पष्ट है कि ये ता वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। अब जब संधि संपन्न होगी तो क्या होगा? ये तकार पलट के अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा, अर्थात त है तो त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होगा? त, थ, द। ये तकार पलट के दकार में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा, यहाँ पे वही प्रक्रिया दिखा रहे हैं। त लिखा, फिर हलंत सहित, फिर
प्लस करके स्वर लिखा, फिर तृतीय वर्ण द लिख दिया, फिर प्लस करके स्वर लिख दिया और बना जो शब्द बना वो बना जगदीशः। सुप प्लस अंत इसी प्रकार। तो यहाँ पे जो पकार आ रहा है ये झल वर्ण, झल प्रत्याहार के अंतर्गत है। वर्ग का प वर्ग का पहला वर्ण है, तो संधि संपन्न होने पर क्या होगा, ये पकार अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, प फ ब होता है। तो ये सुप प्लस अंत है, ये बन जाएगा सुबंतः। सुप यहाँ पकार लिखा, फिर स्वर लिखा, फिर तृतीय वर्ण ब लिखा, फिर स्वर लिखा, तो बन गया सुबंतः। अब इसी प्रकार अच प्लस अंत, तो यहाँ पे चकार जो है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो झलाम जशोंते इस सूत्र से ये झल को जश होना है, तो ये चकार है, च वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो ये संधि संपन्न होगी तो ये क्या होगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात च है तो च छ ज में परिवर्तित हो जाएगा, ये जकार में परिवर्तित हो जाएगा और बनेगा, यहाँ हलंत सही चकार लिखा, फिर स्वर लिखा प्लस करके, फिर तृतीय वर्ण का ज आया, फिर प्लस करके स्वर लिखा, फिर बन गया अजंतः। इसी प्रकार दिक, तो ये ककार क्या है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। संधि संपन्न होने पर इसको क्या होना है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क की जगह ग आ जाएगा। यहाँ पे क प्लस स्वर लिखा हलंत सहित, फिर तृतीय वर्ण लिखा ग लिखा, फिर स्वर लिख दिया, दिगंबर बन गया। दिक प्लस अंबरः, संधि संपन्न हुई तो बना दिगंबरः। दिक प्लस गजः, यहाँ पे ककार है, ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, अभी इसको जश में परिवर्तित होना है, तो ये ककार गकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा दिग्गजः। सत प्लस धर्मः, तो यहाँ पे तकार है, तो ये त वर्ग का पहला वर्ण है, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत है। अभी संधि संपन्न होने पर झलाम जश होते हैं, इस सूत्र से ये तकार तीसरे वर्ण अर्थात दकार में परिवर्तित हो जाएगा और जो शब्द निष्पन्न होगा बनेगा सत प्लस धर्म सद्धर्मः। इस प्रकार अप प्लस जम, अप प्लस जम है, तो ये पकार है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसको झलाम जशोंते इस सूत्र से अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना है। तो ये परिवर्तित हो गया किसमें, बकार में परिवर्तित हो गया और जो शब्द निष्पन्न हुआ बना अप प्लस जम है, तो ये जकार में परिवर्तित हो गया और बना अप प्लस जम, अब जम। फिर चित प्लस स्वरूपम, यहाँ पे तकार है, त वर्ग का है, अर्थात झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो इसको अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना है। किस सूत्र से, झलाम जशोंते इस सूत्र से, तो ये परिवर्तित हो गया, तकार है त था द में परिवर्तित हो गया, तो चित प्लस रूपम, फिर इसको प्लस करके तकार लिखा, फिर रकार लिखा और चिद्रूपम, चिद्रूपम, ये चिद्रूपम में परिवर्तित हो गया। जहाँ चित्रूपम के इस दकार के साथ रकार भी आएगा तभी इसका रूप स्पष्ट होगा, तो इसलिए चिद्रूपम हो गया। तो इस प्रकार जशत्व संधि का यही नियम है कि पद के अंत में पदांते झलाम जशा शिव वागेशा, पद के अंत में झलों की उपस्थिति होने के कारण झल जश में परिवर्तित हो जा, झलों को जश में परिवर्तित हो जाना चाहिए। एक उदाहरण दिए वागेशा। तो ये हम लोगों ने जशत्व संधि का अध्ययन कर लिया। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है चरत्व संधि, खर्च, इसका सूत्र है, इसको पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जो संधियाँ आ रही हैं इनको एक साथ पढ़ लेते हैं, चरत्व संधि और अनुस्वार संधि। तो चरत्व संधि का सूत्र क्या है, खर्च, और अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मोनुस्वारः। तो खर्च के अंतर्गत इसकी जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रहे हैं वहाँ दे रहे हैं, खरि झलाम चरहस्यु इत्युदोदस्यतः उत्थानम उत्तंभनम। तो इसका अर्थ है कि खर परे होने पर, खर परे होने पर, खरि झलाम चरहस्यु, खर प्रत्याहार परे हो, इसका कोड वर्ड है। इसको ये याद करना ज़्यादा आसान है, यहाँ पे विखरा के थोड़ा दिए हैं तो याद करना मुश्किल होता है क्योंकि पंक्ति बहुत बड़ी हो गई है। तो खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है, यही पंक्ति लिख लीजिए आप लोग। खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। परे होने पर क्यों ऐसा कर रहे हैं, परे अर्थात जैसे दो पद आया करते हैं संधि में, एक जैसे सद प्लस कारा आया, तो ये जो सूत्र का रहा है खर प्रत्याहार परे होने पर, परे पूर्व और परे, परे अर्थात यहाँ पर खर प्रत्याहार इधर होना चाहिए, खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर, झल इधर आएगा, झलों के स्थान पर चर हो जाता है। तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, इसी में आकर चकार हो, क्योंकि यहाँ पर खर प्रत्याहार विद्यमान है। पर वाले वर्णों में या अंतिम वर्णों में, अंतिम पूर्व और
पर वाला जो पद है, पर वाले ये सारे पद हैं, ये पूर्व वाला पद है, ये पर वाला पद है, तो पर वाले पदों में खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे आरंभ में। इनके आरंभ में खर प्रत्याहार आ रहा है, खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हैं। और जो पूर्व में वर्ण है उसके अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण आएगा। तो इधर हो गया झल प्रत्याहार का अंतिम, इन पदों के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है और इन पदों में के पहले खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है। तो यहाँ पे संहिता प्राप्त हो रही है। तो ये सूत्रार्थ है इसका कि खर प्रत्याहार परे होने पर, खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। तो जब यहाँ पे संहिता प्राप्त हो गई तो ये जो झल है, झल अर्थात दकार झल है, तो इसी के स्थान पर चर हो जाएगा। चर कहने का अर्थ है कि वर्गों का पहला वर्ण हो जाएगा। वर्गों का पहला अर्थात क च ट त प, चर के अंतर्गत क च ट त प। यहाँ एक गणना लिखने का अर्थ है कि वर्गों का पहले वर्ण। अब आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क च ट त और प, क च ट त प हो गए और तीनों सकार हो गए। तो कुल मिला के इसमें कितने वर्ण, इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? 8 वर्ण आए। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? वर्गों का पहला, वर्गों का दूसरा, वर्गों का पहला वर्ण, वर्गों का दूसरा वर्ण और तीनों सकार आ रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें 13 वर्ण आ रहे हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्गों के पहले वर्ण आते हैं, दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं, चौथे आते हैं। वर्गों के पहले अर्थात क वर्ग है तो क वर्ग का क ख ग घ आएगा। च वर्ग है तो च वर्ग का ट ठ ड ढ आएगा। त वर्ग का त थ द ध आएगा और प वर्ग का प फ ब भ आएगा। अर्थात अंतिम जो अंग या अड़ नमा है उन्हीं पांचों को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे और तीनों सकार आ रहे हैं, हकार आ रहा है। तो कुल मिला के इसमें अब वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आ रहे हैं। तो 4 चौक 4 पंचे 20, ये 20 हो गए। वर्गों के जो वर्ण आ रहे हैं उनकी संख्या 20 हो गई और तीनों सकार हो गए, हकार हो गए। तो कुल मिला के 20 4 24 वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये सूत्रार्थ जो है कि खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। अब उसी बात को यहाँ हिंदी में समझा रहे हैं कि यदि वर्गों के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन्हीं को वर्ग कहा जाता है। वर्गों का कहने का अर्थ है कि कु चु टू तू पू, कु चु टू तू पू, इनको संक्षेप में कु चु टू तू पू कहा जाता है। तो कु चु टू तू पू कहने का अर्थ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग में क्या आएगा? क ख ग घ अंगा आ जाएंगे और च वर्ग में च छ ज झ इयाँ आएंगे, ट वर्ग में ट ठ ड ढ आएंगे, त वर्ग में त थ द ध आएंगे, प वर्ग में प फ ब भ म आएंगे। तो ये 5 वर्ण इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कुल मिला के 25 वर्ण आते हैं। कु चु टू तू में 25 वर्ण आते हैं। ऐसे इसको कोड करके लिख लीजिए, ये याद हो जाएगा। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, वर्गों के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण या तीनों सकार आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ ये प्रथम, द्वितीय और श कहने का अर्थ है खर प्रत्याहार को कह रहे हैं। ये खर कह रहे हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आए तो वर्गों के यहाँ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दे रहे हैं। यहाँ प्रथम भी होना चाहिए, क्योंकि झल प्रत्याहार के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं और तीनों सकार आते हैं, हकार आता है। झल के अंतर्गत 24 वर्ण आते हैं। तो ये प्रत्याहार यही कहता है कि खर परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। बस यही कोड याद कर लीजिए। खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। खर क्या है? वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण हो गया और तीनों सकारों कुल मिला के 13 वर्ण। झल प्रत्याहार में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं। तीनों सकार आ गए, हकार आ गया, कुल मिला के 24 वर्ण है। चर के अंतर्गत क च ट त प आ गए, तीनों सकार आ गए, कुल मिला के 8 वर्ण है। तो ये हो गया खर प्रत्याहार। इधर वाला जो पद है इसमें खर प्रत्याहार आएगा और इधर झल के अंतर्गत आने वाले सारे वर्ण कोई भी वर्ण विद्यमान हो सकता है, सारे एक साथ नहीं, कोई भी वर्ण प्रसंग के अनुसार विद्यमान हो सकता है झल प्रत्याहार का। इधर भी खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण प्रसंग के अनुसार विद्यमान हो सकता है। तो संहिता प्राप्त हो गई दोनों में। तो संधि जो संपन्न होगी वहाँ दोनों से को मिलाकर जब संधि संपन्न होगी तो न ये आएगा, न झल का वर्ण आएगा, न चर का
वर्ण यहाँ पे आएगा अंततः। दोनों की समष्टि, दोनों की उपस्थिति के कारण, दोनों की उपस्थिति, इधर झल की उपस्थिति होने के कारण, इधर खर की उपस्थिति होने के कारण, दोनों के स्थान पर जब संधि संपन्न होगी तो अंततः चर आ जाएगा, अर्थात वर्गों का पहला वर्ण आ जाएगा। तो जैसे सद प्लस कार है, ये दकार जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, इधर जो कार है यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत है। संधि संपन्न हुई तो द प्लस क करके जब संधि संपन्न हुई तो द प्लस, इनमें संधि संपन्न हुई तो इनके स्थान, इनके पहले ककार आ गया, ये तकार आ गया, तकार आ गया, अर्थात ये द है और इसी वर्ग का पहला वर्ण आ गया। पहला वर्ण आ गया तो इसका अर्थ है कि चर आ गया, चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण यहाँ पर आ गया और शब्द निष्पन्न हुआ सत्कार है। इसी प्रकार लभ प्लस स्यते, तो इधर क्या है, इधर ये खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है, सकार, तीनों सकार आ रहे हैं खर प्रत्याहार में, और इधर क्या है, ये भकार है, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो जब संधि संपन्न होगी तो क्या होगा, ये भकार है, इसी यही जो भकार है ये प वर्ग का है, तो इस भकार के स्थान पर इसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, अर्थात चर आ जाएगा। चर जो है, चर प्रत्याहार ये झल के भी अंतर्गत आ रहा है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत भी आ रहा है और खर प्रत्याहार के अंतर्गत भी आ रहा है चर। तो ये भकार, यहाँ ये भकार आने का अर्थ है कि ये हट, जब संधि संपन्न, संहिता तो दोनों में प्राप्त हो गई किंतु संधि संपन्न होगी तो ये भकार हट जाएगा, इसके स्थान पर पकार आ जाएगी, इसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा। यहाँ पे वही दिखा रहे हैं, स लप्स्यते। इसी प्रकार दिग प्लस पालह, यहाँ पे गकार आ रहा है, यहाँ ये पकार क्या है, पकार खर है, वर्गों का पहला दूसरा, पकार खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है और ये गकार जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो जब संधि संपन्न हुई तो ये गकार आने का अर्थ है कि संधि संपन्न होगी, संहिता प्राप्त हो गई, दोनों में खर और झल में संहिता प्राप्त हो गई। तो जब संधि संपन्न होगी तो स्पष्ट है कि ये गकार आ रहा है, ये हट जाएगा, अपने पहले वाले वर्ण को अपने स्थान पर बैठा देगा। तो ग प्लस क प, इस प्रकार दिक्पालः ये शब्द निष्पन्न हुआ। ये बहुत आसान है, बस यही कोड कर याद किए रहिए कि खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। यही एक लाइन, एक पंक्ति याद कर लीजिए तो समझिए चर तो संधि याद हो गई। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है वो मोनुस्वार, अनुस्वार संधि आ रही है। अनुस्वार, इसका सूत्र है मोनुस्वार। तो मोनुस्वार का अर्थ मांतस पदस्य अनुस्वार है, जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति है। इसकी व्याख्या जो दे रहे हैं वरदराजाचार्य, वो कह रहे हैं कि मांतस्य पदस्य अनुस्वार हल हरिम वंदे, उसी को यहाँ हिंदी में कह रहे हैं कि यदि किसी पद के अंत में म आए, हलंत सहित तो ये मकार आए तथा उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, कोई भी व्यंजन वर्ण हो आए, तो उस म को, ये जो हलंत मकार आएगा वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि इस मकार के बाद किसी पद के अंत में ये मकार आ रहा है और उसके परे जो पद आ रहा है उसमें कोई व्यंजन वर्ण न, उस परे वाले पद में जो मान लीजिए ये वंदे शब्द आ रहा है, तो ये वकार क्या है, ये वकार अभी व्यंजन है। यदि इसी के स्थान पे कोई स्वर विद्यमान होता है, जैसे अ से लेकर अच के अंतर्गत जितने भी स्वर आते हैं, कोई भी स्वर यहाँ पे होता, तो ये जो मकार है ये अनुस्वार में परिवर्तित न होके ये इसी रूप में यहाँ पर बैठा रहता। बस यही दोनों में भेद है। मांतस्य पदस्य अनुस्वार हलि हरिम वंदे, हलि हरिम वंदे, अर्थात हल वर्ण होगा, उसके परे में कोई हल वर्ण होगा तो वह मकार अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। संभवतः ये अनुस्वार जो ये है, ये स्वर के अंतर्गत आता है और यह न और म का प्रतिनिधित्व करता है, न और म दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। और इसी प्रकार जो विसर्ग है, विसर्ग भी स्वर के अंतर्गत आता है और यह र तथा ह का प्रतिनिधित्व करता है। भाव के अनुसार ये र भी बन जाता है, ह भी बन जाता है, ह भी कहा जाता है। तो ये हो गया मांतस्य पदस्य अनुस्वार हलि हरिम वंदे। इसे यही कोड याद कर लीजिए, समझिए ये याद हो गया। तो यहाँ पे हरिम है, अंत में मकार आ रहा है, हल सहित है, हलंत मकार आ रहा है और इसके पश्चात इसके परे जो पद आ रहा है उस पद का प्रारंभ किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। इसलिए जब संधि संपन्न होगी, संहिता प्राप्त हो गई दोनों में, जब संधि संपन्न होगी तो यहाँ परे वाले पद के आदि में व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह मकार, ये मकार हलन से जो मकार है ये हट जाएगा, यह अनुस्वार के रूप में अर्थात डॉट बिंदी के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर इस रेफ के ऊपर चला जाएगा और संधि संपन्न होगी हरिम वंदे, इस प्रकार बनेगा। अब अहम गच्छामि, तो यहाँ पे मकार आ रहा है,
यहाँ मकार आ रहा है, अंत में मकार आ रहा है और इसके पश्चात जो पद आ रहा है वह व्यंजन से प्रारंभ हो, उसका आरंभ व्यंजन से हो रहा है। ये गकार जो है व्यंजन है, गकार व्यंजन है, गकार व्यंजन है। तो इस व्यंजन की उपस्थिति, इस व्यंजन की उपस्थिति के कारण ये मकार जब संधि संपन्न होगी तो मकार बिंदु के रूप में परिवर्तित होकर इस हकार के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा अहम गच्छामि। अब इसके भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। जो स्वर आता है, मकार के पश्चात यदि स्वर आता है तो अहम, बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं। हरिम, जैसे हरिम वंदे है, इसके भी उदाहरण या फिर हरिम भी कह सकते हैं। हरिम, हरिम हो गया, हरिम। आहवयति, आहवयति हो गया, हरिम प्लस आहवयति, ये पद बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये अंत में मकार आ रहा है और इसके पश्चात जो पद आ रहा है वह, उसका प्रारंभ, उस अंतिम वाले पद का प्रारंभ किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। ये दीर्घ आकार जो है ये स्वर है। तो इस आकार की उपस्थिति के कारण, इस आकार की उपस्थिति के कारण अब ये जो मकार है, हलन सहित मकार है, यह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। जब ये संधि संपन्न होगी तो बनेगा हरिम आहवयति, ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके पश्चात स्वर आ रहा है। हरिम आहवयति, ये संधि संपन्न हो गई और ये मकार ऐसे ही रहेगा। संस्कृत लिखते समय ये नियम याद किए रहना चाहिए। हरिम मांतस पदस्य अनुस्वार हल हरिम वंदे, तो ये तो हल वर्णों के संबंध में ये व्याख्या हो गई। और ये स्वरांत, जो स्वर आदि में जिन जिन भी वर्णों के आदि में स्वर होता है, ऐसे स्वर से आरंभ होने वाले वर्णों के संबंध में या स्वर से आरंभ होने वाले पदों के संबंध में यह नियम लागू होता है। तो ये हम लोगों ने चौथी चर्तो संधि और अनुस्वार संधि का अध्ययन कर लिया। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही हैं उनको पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जो संधि आ रही है वह है परस्वर्ण। परस्वर्ण, तो इसका सूत्र है अनुस्वारस यही परस्वर्ण। तो इस संधि, ये 6वें नंबर की संधि है। और ये लत्व, लत्व या फिर तोड़ली, यह 7वें नंबर की संधि है। तो अध्ययन कर लेते हैं इनका। अनुस्वारस यही परस्वर्ण, तो इसका अभिप्राय है कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में यह नियम, जो नियम ऊपर बता रहे हैं, यह नियम पदांत में, पद के अंत में कभी नहीं लागू होता है। तो पद के अंत में कैसे नहीं लागू होता है, इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, ये जो अनुस्वार यहाँ पर आ रहा है, अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में क्लियर होना चाहिए एकदम हम लोगों को। अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुनासिक किसको कहते हैं? तो ये जो चंद्रबिंदी लगाई जाती है हिंदी में, उसी को संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं। और जो हिंदी में डॉट के ऊपर यह बिंदी लगाई जाती है उसको संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं। ऐसे इसको लिख के ध्यान में रखना होगा कि अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुनासिक किसको कहते हैं। और ऐसे ही बोलने का अभ्यास करिए तो ये चीज़ें सब समझ में आने लगती हैं। अन्यथा जैसे बिंदी कह के बोलते हैं तो वो चीज़ें अभ्यास नहीं हो पाती हैं और मिस होने लगती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के अर्थात इस अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो, अनुस्वार के बाद मान लीजिए पद के इधर अनुस्वार है और उसके पश्चात, जैसे यहाँ पर पद के पहले, पद के प्रारंभ में जो भी वर्ण आ रहा है उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, उसके पश्चात जो वर्ण आ रहा है वह वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन
किसको कहते हैं? तो कु चु टू तु पू को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। कु चु टू तु पू, ये वर्गीय हो गए। अब क ख ग घ अंगा कोई भी आएगा तो उसको वर्गीय व्यंजन का च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, इन 25 वर्णों में से कोई भी आएगा तो उनको वर्गीय व्यंजन कहा जाएगा। कु चु टू तु पू हम लोगों ने पढ़ा है कि क के अब ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट, ये त, ये प वर्ग हो गया। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, तो इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, कुल मिला के हो गए 25। इसी वर्गीय व्यंजन की बात कर रहे हैं कि यदि पद के पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार विद्यमान हो, अर्थात ये बिंदी लगी हुई हो, और उस पद के बाद वाला जो पद आ रहा हो, अर्थात प्लस के बाद, जिसका जैसे हम लोग दो संधि करते हैं तो संधि के बीच में प्लस लगाते हैं, तो प्लस के पहले जो पद विद्यमान है, पद के अंतिम वाले वर्ण में अनुस्वार विद्यमान, अनुस्वार लगा हो, और प्लस के बाद जो पद आता है उसका जो आदि वर्ण हो वह वर्गीय व्यंजन हो, अर्थात इन 25 वर्णों में से कोई हो, तो तब इस स्थिति में क्या वो होता है? अनुस्वार के स्थान पर, तब अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अम प्लस यहाँ पे अकार है और अकार के ऊपर तो संधि में 2 पद आया करते, जैसे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। यहाँ पे सिंगल वर्ण है, ये पद 1-2 पदों के साथ भी आ सकता है। जब पदों के साथ आता है तब कहते हैं कि पद का अंतिम, अब इधर कोई पद आ रहा है तो इसको कहेंगे पद का अंतिम वर्ण, और इधर ये वाले प्लस के पश्चात ये पद आ रहा है तो इसको कहेंगे पद का आरंभिक वर्ण। ये कितः एक पद हो गया, इस कितः के पश्चात है, या फिर कितः, कल्पः, ठितः, यद्यपि यहाँ पे सब में विसर्ग लग रहा है इसलिए ये पद बन जाएंगे, तो यहाँ तो ये होगा पद, ये जो ककार आ रहा है ये पद के प्रारंभ में है, इसको पद के प्रारंभ में कहेंगे, और इधर वाला जो पद होगा इसको पद का अंतिम वर्ण कहेंगे, क्योंकि इस इधर जो पद विद्यमान होगा उसके अंतिम वर्ण में, और इधर जो पद विद्यमान होगा इसके प्रारंभिक वर्ण में ही संहिता बनेगी तभी संधि होगी, अर्थात अत्यंत निकटता होने पर ही संधि होगी। तो यहाँ जो चीज़ें समझा रहे हैं, अनुस्वार से ही परस वर्ण जो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो, और उसके पश्चात जो पद आ रहा हो, या तो पद आ रहा हो या तो वर्ण आ रहा हो, पद नहीं आ रहा है तो वर्ण आ रहा हो, वह वर्ण ऐसा हो जो कु चु टू तु पू इन 25 वर्णों में से कोई एक हो, अर्थात वर्गीय व्यंजन हो। तब क्या होगा? तब यह जब संधि संपन्न होगी, संहिता प्राप्त होने पर जब संधि संपन्न होगी, तो यह जो अनुस्वार अभी इस पद के ऊपर रखा हुआ है, यह अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा? यह जो ककार है, और ककार का जो अंतिम वर्ण होता है क ख ग घ अंगा होता है, तो यह अनुस्वार इस क वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हो गया पद का पहला वर्ण, और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, और इसके पश्चात जो ये पूर्व पद हो गया, और इसके पश्चात परवर्ती जो पद आ रहा है, परवर्ती पद का प्रारंभिक वर्ण वर्गीय व्यंजन है, अर्थात क वर्ग का है, इसलिए जब संधि संपन्न होगी तो इस अनुस्वार, इस पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाले वर्ण के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है वह इसी परवर्ती पद का जो प्रारंभिक वर्ण है वो उस वर्ग का अंतिम वर्ण परिवर्तित हो जाए, अंतिम वर्ण में परिवर्तित, अर्थात क है तो क अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ भी क है, अब यहाँ पे ठ है तो ठ किस में परिवर्तित हो जाएगा? यह अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, आधा अड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे च है तो ये च किस में परिवर्तित होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ण आ रहा है यह अनुस्वार लिए हुए है, तो यह चकार यह अनुस्वार इस चकार के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ भी यह चकार, ये ठकार है, इस ठकार की उपस्थिति के कारण, क्योंकि ये ट वर्ग का है, तो इस ठकार की उपस्थिति के कारण इस ककार के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है यह इसी ट वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात अणा में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे इया में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर अंगा में परिवर्तित होगा, यहाँ भी अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अम प्लस कीता है तो यहाँ अकार है, आ के ऊपर अनुस्वार लगा है, उसके पश्चात जो पद आ रहा है यह उस पद का प्रारंभिक वर्ण ककार है जो वर्गीय व्यंजन है, अर्थात क वर्ग का है। तो जब संधि संपन्न होगी, संहिता प्राप्त हो रही है, संधि संपन्न होगी, तो
इस अनुस्वार के स्थान पर इसी का वर्ग का अंतिम वर्ण अर्थात अंग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रही है, अनुस्वार हो गया प्लस करके फिर क आया, इस क की उपस्थिति के कारण यह अनुस्वार जाकर इसी का वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है और फिर जब शब्द संपन्न हुआ, मुख्यतः संधि इन्हीं में हो रही, क्योंकि संहिता यहीं पे प्राप्त हो रही है, इस अनुस्वार में और इस पद के पहले वाले वर्ण में। ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया। तो और इन पदों का प्रारंभिक वर्ण कौन है? इस पद का प्रारंभिक वर्ण क है, इस पद का क है, इस पद का ठ है प्रारंभिक वर्ण, और इस पद का च है प्रारंभिक वर्ण। संहिता इन्हीं दोनों में प्राप्त हो रही है और इन्हीं दोनों में संधि भी हो रही है। तो इस प्रकार ये अनुस्वार परिवर्तित हो गया अंगा में इस क वर्ग की उपस्थिति, इस ककार की उपस्थिति के कारण, और शब्द बना अंकितः। तो यहाँ पे स आ रहा है, स के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, उसके पश्चात क वर्ण आ रहा है, उसके पश्चात वाले पद के प्रारंभ में क आ रहा है जो वर्गीय व्यंजन है। इसके लिए जब संधि संपन्न होगी तो ये अनुस्वार परिवर्तित हो गए इसका वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा संकल्पः। इसी प्रकार यहाँ पे कु के ऊपर अनुस्वार आ रहा है और इसके पश्चात जो ठकार आ रहा है यह ट वर्ग का है। तो जब संधि संपन्न होगी, संहिता प्राप्त हो रही है दोनों में, अनुस्वार में और इस ट वर्ग में, जब संधि संपन्न होगी तो यह अनुस्वार इसी ट वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार यह शब्द बनेगा कुंठितः। इस प्रकार यहाँ भी वही नियम हो रहा है, यहाँ अनुस्वार आ रहा है, यहाँ च आ रहा है, संधि संपन्न होगी तो ये अनुस्वार परिवर्तित हो गए इसी च वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ञ हो जाएगा, अंचितः। इस प्रकार संपन्न हुआ। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि यह नियम पदांत में लागू नहीं होता है। अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह कहाँ पे ऐसी स्थिति, जब ये कंडीशन होगी तब। यदि अनुस्वार पद के अंत में आ रहा है तब उसमें कोई विकार नहीं होगा, तब वो वर्गों के पंचम वर्ण में नहीं परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर ये पदांत है, पद के अंत, संस्कृतम एक पद है और ये पद के अंत में आ रहा है, इसलिए संस्कृतम पठति में इस प्रकार की उपस्थिति के कारण इस अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संस्कृतम एक पद है, अपने आप में एक पद है, और ये इधर वाले पद अभी संध्यंग रूप में रखे हुए हैं, यहाँ प्लस करके रखे हुए हैं, तो मतलब इनमें संहिता प्राप्त हो रही है। और ये चूँकि पूरा पद ही है, यहाँ पे संहिता प्राप्त नहीं हो रही है, इसमें संहिता प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए संधि नहीं हो रही है। और ये पूरा पद ही है, इसलिए इसके ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसमें कोई विकार नहीं हो रहा है। संस्कृतम पठति, इसी प्रकार संस्कृतम पठति, और जब संधि संपन्न हुई तो संस्कृतम पठति हो गया। संस्कृतम पठति और संस्कृतम पठति, यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता है। संस्कृतम पठति और ये बना तो संस्कृतम पठति हो गया। अब इसके पश्चात है इसके पश्चात जो संधि आ रही वह है लत्व या तोरली है। तो इसकी जो वृत्ति लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही वहाँ पे दे रहे हैं कि तवर्गस्य लकारे परे परस्वर्ण तल्लयः विद्वान लिखति। तवर्गस्य लकारे परे परस्वर्ण, तो उसी को हिंदी में यहाँ पे कह रहे हैं, यदि त वर्ग के बाद ल आए, त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल में ल हो जाता है, त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल आने पर अनुनासिक ल होता है। ल का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। ये नियम दे रहे हैं। यहाँ पे ये पदांत में दिखा रहे हैं। यहाँ पद के अंत में संस्कृतम में जो तकार के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है, ये त पदांत है, ये पद के अंत में आ रहा है, इसलिए इस नियम के अनुसार चूँकि ये पूरा पद है, इसलिए अनुस्वार को त थ द ध न इस नकार इस त वर्ग के अंतिम में पलटना चाहिए था, किंतु ये पद है, स्वयं में अपने आप में ये पद है, इसलिए पदांत में यहाँ संधि नहीं हुई।
और यहाँ जब इसको सम्मिलित रूप से लिखा तो अनुस्वार मकार के इस पकार के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार भी लिखा और पद के अंत में ये ऐसे आएगा। पद के अंत में जब होगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा, अन्यथा ये इस प्रकार लिखा जाएगा। यही दिखा रहे हैं, यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं। अब इसके पश्चात तवर्ग से लकारे परे परस वर्ण तल्लयः विद्वान लिखति। तो इसके संबंध में सीधे सीधे कह रहे हैं, पुस्तक में कह रहे हैं लकार परे होने पर, उसी बात को यहाँ हिंदी में कह रहे हैं, लकार परे होने पर त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो। लकार परे होने पर ये आप संक्षेप में जैसे पुस्तक में दे रहे हैं सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी में कि तकार परे होने पर त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। तकार परे होने पर त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। त वर्ग के बाद ल आए, त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है। ये जो तकार है ये ल में परिवर्तित हो जाएगा। किंतु न के बाद यदि ल आने पर, ये न की स्थिति में है, न के बाद यदि ल आए तो क्या होता है, ये लकार जो आएगा यह अनुनासिक के साथ आएगा, अनुनासिक लेकर आएगा। इस प्रकार इसका और ल का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। उदाहरण जैसे उत प्लस लंघनम, उत्लंघनम। तो इस पद में यहाँ इस पद का जो अंतिम वर्ण है वो त है और उसके पश्चात ल आ रहा है। तो इस ल की उपस्थिति के कारण त और ल में जब संधि संपन्न हुई तो यह तकार, पहले वाला जो तकार है वह ल में परिवर्तित हो गया और शब्द बना उल्लंघनम। इसी प्रकार तत् प्लस लीनः, ये तकार है और इस तकार की उपस्थिति के कारण इसके पश्चात जो लकार आया तो इस लकार की, यहाँ ये तकार की उपस्थिति और इस लकार की उपस्थिति के कारण संहिता प्राप्त हो गई और तोड़ लिकार नियम यहाँ पर लागू हो गया। अर्थात ये परे में लकार की उपस्थिति हो गई तो पूर्व वाला तकार ल में परिवर्तित हो गया और संधि संपन्न होने पर यहाँ तक हलन सहित तल को प्लस करके दिखाया, फिर ल हो गया। ये तकार ल में परिवर्तित हो गया और शब्द बना तल्लीना। ऐसे यहाँ पे उत्लिखितम, यहाँ तकार है, पहले तकार है फिर लकार है, दोनों में जब संधि संहिता प्राप्त हो गई, संधि संपन्न हुई तो तकार लकार में परिवर्तित हो गया, उल्लिखितम बन गया। उत प्लस लिखा ऐसे यहाँ भी हो रहा है, पहले तकार आ रहा है फिर लकार आ रहा है, संहिता प्राप्त हो रही है, संहिता प्राप्त हो गई तो ये त प्लस ल इस प्रकार त लकार में परिवर्तित हो गया और शब्द बना उल्लेखा। अब महान प्लस लाभ, किंतु न के बाद, अब यहाँ पे पद के पूर्व वाले पद के अंत में नकार आ रहा है और पर वाले पद के प्रारंभ में लकार आ रहा है। संहिता दोनों में प्राप्त हुई, नकार और लकार में संहिता प्राप्त हो रही है। तो संधि संपन्न हुई तो इस नकार की उपस्थिति के कारण जो लकार आया वह अनुनासिक सहित आ गया, अनुनासिक लेकर आया। इस लकार की उपस्थिति, यहाँ नकार है यहाँ लकार है, तो जब संधि संपन्न हुई तो यह नकार लकार में परिवर्तित हो गया और इसके पहले जो हकार विद्यमान है, नकार के पहले जो हकार विद्यमान है उसके ऊपर अनुनासिक लग गया। महान लाभ अर्थात अनुनासिक नकार के पहले वाले वर्ण पे आके बैठेगा। विद्वान प्लस लिखत, यहाँ पे नकार आ रहा है अंत में, पद के अंत में विद्वान पद के अंत में नकार आ रहा है और बाद वाले पद में लकार आ रहा है। तो इस नकार की उपस्थिति के कारण जब संधि संपन्न होगी तो जो अनुनासिक आएगा वह नकार के ऊपर, नकार तो लकार में परिवर्तित हो जाएगा। इस नकार की उपस्थिति मात्र के कारण जो यहाँ पर अब अनुनासिक आएगा वह न के ऊपर न आकर बगल वाले, इसके पहले वाला जो वर्ण है द्वा वर्ण है उसके ऊपर आके बैठेगा और नकार लकार में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार शब्द बनेगा विद्वान लिखति। तो ये हो गया लत्व, तोड़ के संबंध में। अब इसके पश्चात जो संधि आ रही है, अब व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग छत्व विधान करने वाले सूत्र छछोटी और च का आगम करने वाले सूत्र छेचा तथा रोरी, इन तीनों सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो छत्व विधान करने वाला जो सूत्र है छछोटी, इसकी जो व्याख्या लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही है, वहाँ कह रहे हैं कि झया परस्य सस्य छोवाटी तद शिव इत्यत्र दश्य चुत्वेन जकारे कृते खरिचेति जकार से चकार तच शिव तच शिव। वहाँ पे दो उदाहरण आ रहे हैं। अब इसका हिंदी में भावार्थ होता है कि झय प्रत्याह, झय परे शकार को
विकल्प से छकार हो जाता है यदि अट परे हो तो झय के अंतर्गत वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। कुल मिला के इसमें 20 वर्ण आते हैं और अट प्रत्याहार जो है, अट प्रत्याहार के अंतर्गत सारे अच आ जाते हैं। अच और ह, य, व और र, ये इतने वर्ण आते हैं। तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत इतने ये सब आते हैं। अब इसकी जो व्याख्या व्याकरण विधि में दे रहे हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली व्याख्या है। हिंदी में जो दे रहे हैं ये समझ में कम आ रहा है, इसलिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी का सहारा ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर र, ल, व और ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इन संधि इन उदाहरणों को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि जो लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण आ रहा है वो सही है, वो ज़्यादा सही है। तो वो कह रहे हैं कि झय परे होने, झय परे शकार को विकल्प से छकार हो जाता है यदि अट परे हो तो। ऐसा कहने का कारण ये है क्योंकि ये छोटी यह सूत्र स्तोश्चुनाश्चु और खरिच की दृष्टि से ये असिद्ध है। स्तोश्चुनाश्चु और खरिच इन दोनों ही सूत्रों की दृष्टि से यह सूत्र असिद्ध है। इसलिए जब इस सूत्र की व्याख्या की जाती है, इसको समझाया जाता है, तो इस सूत्र के संदर्भ में पहले स्तोश्चुनाश्चु को समझाया जाता है, फिर खरिच को। अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत जो भी उदाहरण आ रहे हैं वो उदाहरण तभी सिद्ध होते हैं जब पहले स्तोश्चुनाश्चु को लगाया जाए, फिर खरिच को लगाया जाए, तब इस सूत्र को लागू किया जाए, तब इसके अंतर्गत जो सूत्र आ रहे हैं वो सिद्ध हो पाए। जो सूत्र क्या, यह सूत्र जो नियम प्रतिपादित कर रहा है और इस नियम के अंतर्गत जो पद आ रहे हैं संधि के अंतर्गत, जो संध्यंग यहाँ पे संधि के रूप में जो पद आ रहे हैं तब उनकी सिद्धि हो पाती है। जैसे तद प्लस शिव, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण आ रहा है उसको देखेंगे हम लोग। तद प्लस शिव आ रहा है वहाँ पर, तद प्लस शिव। तो अभी ये तद प्लस शिव है, यहाँ पे दकार है और यहाँ पे शकार आ रहा है, तो सीधे सीधे स्तोश्चुनाश्चु का नियम लागू हो गया। स्तोश्चुनाश्चु कहता है कि स्तो अर्थात सकार और त वर्ग के पश्चात यदि शकार और च वर्ग आए, यदि तकार और दंती स के साथ तकार और त वर्ग के, या तकार या त वर्ग कह दीजिए, त वर्ग और दंती स के साथ शकार अर्थात तालब शकार और च वर्ग आए तो उन दो दंती सकार अर्थात जो जिसको हिंदी में सादा स कहते हैं, उस दंती सकार और त वर्ग के स्थान पर तालब शकार और च वर्ग हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार जब स्तोश्चुनाश्चु सूत्र लगेगा, यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, स्तोश्चुनाश्चु, तब यह जो तद प्लस शिव है अभी हो जाएगा, ये पलट कर ज में हो चला जाएगा, क्योंकि ये दकार जो आ रहा है ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जो च वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पे आएगा, तो ये अभी तद है तो ये हो जाएगा तज प्लस शिव हो जाएगा। किस सूत्र से, स्तोश्चुनाश्चु से। अब इसके पश्चात खरिचा सूत्र आएगा। खरिचा सूत्र कहता है कि खर परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। तो खर परे होने पर, ये कहता है कि खर परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आता है, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा तीनों सकार आ जाते हैं। तो ये खरिचा सूत्र कहता है, खरिचा सूत्र कहता है कि खर परे होने पर, तो खर ये जो शकार है ये खर परे है, परे अर्थात पूर्व पद में नहीं बल्कि पर वाले पद में विद्यमान है। तो खर परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाए। और इधर जो जकार है यह झल प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण आ जाते हैं और साथ में तीनों सकार और हकार आ जाते हैं। कुल मिला के इसमें 24 वर्ण आ जाते हैं। तो अब ये जकार झल हो गया, झल प्रत्याहार के अंतर्गत हो गया, और ये शकार जो है ये खर इस
खर प्रत्याहार के अंतर्गत हो गया। तो अब इस जो जकार झल के अंतर्गत झल प्रत्याहार का आ रहा है, अब इसके स्थान पर खर प्रत्याहार का चकार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तच प्लस शिवः। अब छोटी यह सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र की जो व्याख्या लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही है, वहाँ कहते हैं कि झय से परे शकार को, झय से परे शकार को तो झय से परे शकार को छकार हो जाता है, विकल्प से छकार हो जाता है। झय से परे, ये झय प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, क्योंकि झय प्रत्याहार के अंतर्गत है, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। तो ये जो चकार है ये झय प्रत्याहार का हो गया, और इसके परे शकार है, तो झय से परे शकार को विकल्प से छकार हो जाता है, अट परे हो तो। और ये जो यहाँ पर ह्रस्व इकार आ रहा है, यह अट प्रत्याहार के अंतर्गत है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि सारे अच आ जाते हैं, और ह, य, व, र ये आ जाते हैं। तो ये जो ह्रस्व इकार शकार में आ रहा है, ये अट प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो शर्त पूरी हो गई। अब ये जो नियम प्रतिपादित कर रहा है ये पूरा हो गया। अब जब ये बनेगा तो एक बार ये बनेगा तच शिवः, फिर एक बार बनेगा, चूंकि विकल्प से होता है तो एक बार फिर बन जाएगा एक बार तच शिवः। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब इसमें जो उदाहरण आ रहे हैं, एतत् प्लस शोभनम और तत् प्लस श्रुत्वा, तो ऐसे ही इनको भी सिद्ध करके देख सकते हैं। तो पहले स्तोष चुनाश्चु का नियम लागू किया। तो ये तकार है, त वर्ग का है। ये कहता है कि सकार और त वर्ग के पश्चात शकार और च वर्ग आए तो उनके स्थान पर शकार और च वर्ग हो जाते हैं। तो इधर तकार है और इधर शकार है, तो स्पष्ट है कि ये त वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो इसके स्थान पर च हो जाएगा। एतच प्लस शोभनम हो जाएगा। जब इसको इधर सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे तकार के स्थान पर चकार हो जाएगा। अब चकार हो गया तो खर च का नियम भी लागू हो गया। खर च भी कहता है कि खर प्रत्याहार परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। तो ये जो चकार बनेगा ये झल के अंतर्गत भी आएगा, और इधर जो शकार है यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो इस चकार के स्थान पर यहाँ तब खर प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो सीधे सीधे अब यहाँ पे चाहे खर को लगाए चाहे न लगाए, सीधे अब ये आ जाएगा। तो एतत् प्लस शोभनम में पहले स्तोष चुनाश्चु लागू किया, क्योंकि ये चकार आ गया तो ये प्राप्त हो गया झय प्रत्याहार के अंतर्गत ये झय प्रत्याहार की स्थिति यहाँ पे मिल गई। तो फिर इसको सिद्ध किया जा सकता है इसी छोटी सूत्र से ही। तब ये एक बार एतत् प्लस एतच शोभनम भी बन सकता है, और ये विकल्प नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे संधि करके दे रहे हैं एतत् शोभनम। तो इसको विकल्प से भी किया जा सकता है, जैसे एतच शोभनम। एक बार ये इस प्रकार बनेगा और एक बार इस प्रकार बनेगा, ऐसे ही यह भी है। तो ये हो गया छोटी जो नियम प्रतिपादित करता है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके पश्चात च का आगम करने वाला जो सूत्र आ रहा है छे च, तो यह कहता है कि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे तरु प्लस छाया उदाहरण दे रहे हैं। तरु प्लस छाया, तो इस रकार में ह्रस्व उकार आ रहा है, तो ये शर्त पूरी हो गई कि यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात, तो ये इस रकार में ह्रस्व स्वर उकार आ रहा है, उसके पश्चात छ आ रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा। इस प्रकार तरु छाया, यहाँ भी ह्रस्व उकार आ रहा है, इसके पश्चात छकार आ रहा है, तो ये जो नियम प्रतिपादित करा वो शर्त पूरी हो गई। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच जब संधि संपन्न होगी तो च का आगम हो जाएगा, बनेगा अनुच्छेद है। जैसे यहाँ पे उ है, फिर छ लिखा, फिर उ प्लस च लिख के च का आगम करके छ बना दिया, फिर इस प्रकार इसको सिद्ध किया। अब परि प्लस छेद, तो यहाँ भी ह्रस्व इकार आ रहा है, इसके पश्चात छकार आ रहा है, तो इस सूत्र के छे च सूत्र के अनुसार यह शर्त पूरी हो गई, इन पदों ने पूरी कर दी। और इस प्रकार जब शब्द सिद्ध हुआ तो परिच्छेद है, चकार का आगम हो गया, संधि होने पर चकार का आगम हो गया। अब इसी प्रकार रोरी है, तो यह नियम प्रतिपादित करता है कि र के पश्चात र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना रोरी, यही दे रहे हैं यहाँ।
रोरी, र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना रोरी। ये सूत्र है। उदाहरण दे रहे हैं, यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा उसके पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घ हो जाता है। इस संक्षेप में एक लाइन में इसका इसकी परिभाषा हो गई। और इसकी जो परिभाषा लोग सिद्धांत कौमुदी में आ रहे वहाँ का कहते हैं कि रेफा से रेफे परे लोपा, रोरी की जो वृत्ति है रेफा से रेफे परे लोपा सिद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ अब इसकी सिद्धि देख रहे हैं। जैसे स्वर प्लस राज्यम, तो इस यहाँ इस पद के अंत में जो वर्ण आ रहा है वह रकार है, और इसके पश्चात जो अर्थात बाद में जो पद आ रहा है उसका भी प्रारंभ रकार से हो रहा है। तो इस प्रकार इधर भी र हो गया, इधर भी र हो गया, और इस र के पश्चात जो वकार आ रहा है उसमें अभी ह्रस्वकार है। ह्रस्वकार विद्यमान है। जब संधि संपन्न होगी तो एक रकार लोप हो जाएगा, और इस रकार में जो अभी ह्रस्वकार आ रहा है ये पलट के दीर्घ हो जाएगा, अर्थात बड़ा आ जाएगा। इस प्रकार स्वर प्लस राज्यम जब संधि हुई तो स्वराज्यम बन गया। इसी प्रकार यहाँ निर प्लस रोग है, तो इस पद के अंत में रकार है और इस पद के प्रारंभ में भी रकार है, तो दो र हो गए। संधि संपन्न होगी तो एक र का लोप हो जाएगा, और इस र के पश्चात जो नकार आ रहा है इसमें अभी ह्रस्व इकार आ रहा है। संधि संपन्न होने पर ये ह्रस्व इकार पलट के दीर्घ इकार हो जाएगा और निरोगः बनेगा। इसी प्रकार निर प्लस रसः में भी इधर भी इस पद के अंत में रकार है और इस पद के प्रारंभ में रकार है, तो संहिता प्राप्त हो गई। दोनों ही रकारों से संहिता प्राप्त हो गई। जब संधि संपन्न होगी तो एक र का लोप हो जाएगा, और इस र के पश्चात जो नकार है इसमें जो ह्रस्व इकार आ रहा है ये पलटकर दीर्घ हो जाएगा और बनेगा नीरसः। इस प्रकार ये हो गया। अब इसके पश्चात जो सूत्र आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत एक पॉइंट और आ रहा है, न काड़ा होना। न काड़ा होना तो किन किन परिस्थितियों में न काड़ा होता है? यदि एक ही पद में री र और श मूर्धन शकार रिकार यहाँ इस प्रकार लिखने का अभिप्राय ये है कि ह्रस्व रिकार रेफ और मूर्धन शकार के पश्चात न आए तो न का ड़ हो जाता है। ये प्राय विभक्तियों में देखा जाता है। जब हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो जैसे कृष्ण विष्णु स्वर्ण वर्ण इत्यादि तो यहाँ एक ही पद में ह्रस्व रिकार रेफ और मूर्धन शकार, तो ये सारी शर्तें ये सब शब्द पूरा करें। यहाँ पे ह्रस्व रिकार भी आ रहा है, और ड़कार आ रहा है। ड़कार में मूर्धन शकार लग रहा है, या फिर इसकी उपस्थिति के कारण, रिकार की उपस्थिति के कारण यहाँ जो नकार आ रहा है उस नकार को ड़ हो गया। और यहाँ पर भी मूर्धन शकार की उपस्थिति के कारण, पद में मूर्धन शकार की उपस्थिति के कारण इसके पश्चात जो नकार आ रहा था उसको ड़कार हो गया। यहाँ भी रेफ की उपस्थिति के कारण रेफ आ रहा है, ये ऊपर चला गया है तो ये रेफ है। इस रेफ की उपस्थिति के कारण यहाँ जो नकार आ रहा था उसको ड़कार हो गया। तो आवश्यक नहीं कि ये सारे ह्रस्व रिकार रेफ और शकार एक साथ एक ही पद में आए, आवश्यक नहीं है। कोई एक भी उपस्थित रहेगा तब भी ये नियम लागू हो जाएगा। कोई एक इन तीनों में से या तो ह्रस्व रिकार है या फिर रेफ है या फिर रकार कह दीजिए। तो ह्रस्व रिकार है, रकार है और मूर्धन शकार है, तो उसके पश्चात जो भी नकार आएगा उसको ड़कार हो जाएगा। ये बस इतना ही याद किए रहना चाहिए कि ये कंडीशन हो गई। इन तीनों में से कोई एक आ रहा है पद में और जस्ट उसके पश्चात नकार आ रहा है तो नकार को ड़ हो जाएगा। तो अट, इसके पश्चात करें अट के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, और उसके पश्चात व र ह और व र आ जाते हैं। आप प्रत्याहार बना के देख सकते हैं। अट सारे स्वर आ जाएंगे। अट में यहाँ लिखा है ह, सारे स्वर आ जाएंगे। इसके पश्चात माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार आप लोग देख सकते हैं। अट यकार भी आएगा, अट प्रत्याहार में यकार भी आएगा, क्योंकि
हयवरट वाले हयवरट में टकार अंत में आ रहा है तो यकार भी आएगा, यहाँ यकार भी आएगा। तो इस प्रकार है, अट प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएंगे, सारे स्वर आ जाएंगे और ह य व र आ जाएगा, लकार नहीं आएगा, यहाँ लकार नहीं आएगा, ह य व र इतने आएंगे। तो अट अट कहने का अर्थ है कि सारे स्वर आ गए और ह य व र आ गए। फिर क वर्ग, प वर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह अड़त्व विधि प्रवृत्त होती है। अट, क वर्ग, प वर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह अड़त्व विधि प्रवृत्त होती है। जैसे नरा प्लस राम, तो यहाँ पे पहले वाले पद में रकार आ रहा है, उसके पश्चात राम आ रहा है, इसलिए जब संधि संपन्न हुई तो नराणाम हो गया। यहाँ पे नाम होना चाहिए, नाम है। ये छूट रहा था लिखने में। तो नरा, ईश्वर, इस वाले पद में, पहले वाले पद में नर में न के पश्चात रकार आ रहा है और उसके पश्चात बाद वाले पद में प्रारंभ में, पद के प्रारंभ में ही नकार आ रहा है। तो इस रेफ की उपस्थिति के कारण जब संधि संपन्न हुई तो नराडाम हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी मूर्धन शकार आ रहा है, पहले वाले पद में मूर्धन शकार आ रहा है, उसके पश्चात नकार आ रहा है। तो इस मूर्धन शकार की उपस्थिति के कारण जब संधि संपन्न हुई तो इस नकार को, यह नकार पलट के रणकार में परिवर्तित हो गया। तो बस यही नियम, इसका मोटा मोटा यही नियम है कि यदि ह्रस्व ऋकार हो पद में और रकार हो या फिर मूर्धन्य शकार हो, तीनों में से कोई भी एक होगा और उनके पश्चात न आ रहा है तो उस न को ड हो जाएगा, न अड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया, व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया। अब अभ्यास कार्य आ रहा है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत मात्र 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन के अंतर्गत काफ़ी संधि आ रही हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। इस व्यंजन संधि के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य आ रहा है, अभ्यास को हम लोग पढ़ लेते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत 3 प्रश्न दे रहे हैं। 3 प्रश्नों में व्यंजन संधि से संबंधित कहीं पे विच्छेद दे रहे हैं, कहीं पे पद दे रहे हैं, उनका संधि विच्छेद करना है और कहीं पे पद ही दिया गया है, उनको पहचानना है। तो पहले वाले प्रश्न में दे रहे हैं कि समुचितम संधि विच्छेद रूपम पूरयत। तो इसका आशय है कि उचित संधि विच्छेद के रूप को भरो। भरो, ये पूरयत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, ये दोनों प्रथमांत है, ये द्वितीयांत बनेगा उचित। समुचितम संधि विच्छेद रूपम पूरयत, उचित संधि विच्छेद के रूप को भरो। तो पहला वाला जो पद है दिगंबरः, दिगंबरः जब इसका विच्छेद करेंगे, जब इसका इस पद का विच्छेद करेंगे तो बनेगा दिक् प्लस अंबरः, दिक् प्लस अंबरः, यहाँ ये पद आ जाएगा, दिक् आ जाएगा, दिक् प्लस अंबरः दिगंबरः। यहाँ पे झलाम जशोंते से संधि हो रहा। आप लोग PDF खोल लीजिए या फिर पुस्तक हो तो सामने खोल लीजिए। सारे संधि नियम इसमें जितने अभ्यास में संधि आ रही हैं, संधि विच्छेद आ रहा है या संधि पद आ रहा है, या तो संधि करना है या उनका विच्छेद करना है, तो दोनों के ही यहाँ पे नियम मिल जाएंगे, आप लोगों को पुस्तक में ही मिल जाएंगे। तो ये झलाम जशोंते सूत्र से दिगंबरा ये पद बन रहा है। झलाम जशोंते खोल लेते हैं। झलाम जशोंते, झलाम जशोंते, यह इसके लिए क्या कर रहे हैं, व्याकरण विधि में पद के अंत में स्थित झल, झल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आ जाते हैं, उसके पश्चात तीनों सकार आ जाते हैं, हकार आ जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 24 वर्ण आते हैं हल प्रत्याहार, इस झल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो पद के अंत में झल विद्यमान हो, उसके पश्चात जस हो, पद के अंत में झल के स्थान पर जश हो जाता, पद के अंत में झल के स्थान पर जश हो जाता है। पद के अंत में झल के स्थान पर जश हो, ये जो ककार है ये झल के अंतर्गत आ रहा है। जब संधि संपन्न होगी तो इसके स्थान पर जश हो जाए, अर्थात इसी वर्ग का, ये क वर्ग का वर्ण आ रहा है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो दिक् प्लस अंबरः, जब दिक् प्लस अंबरः ये विच्छेद हुआ, जब ये संधि रूप बनेगा तो हो जाएगा दिगंबरः। अब दूसरा पद है मच्छिरः, तो मत प्लस शिरः यहाँ पर आएगा, शिरः।
ये हो गया। अब यह किस नियम से आ रहा है? तो यह जो विच्छेद आ रहा है यह आ रहा है षष्ठोटी सूत्र से आ रहा है। यह षष्ठोटी छत्व विधान करता है और यह नियम प्रतिपादित करता है कि यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या फिर र ल व हो तो र ल व तथा हकार हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। षष्ठोटी। तो यहाँ पे छत्व विधान हो रहा है। अब जो तीसरा पद है जगदीशः, तो जगत प्लस ईशः ये पद आ जाएगा, जगत प्लस ईशः। यहाँ भी झलाम जशोंते नियम लागू हो रहा है। झलाम जशोंते से अर्थात झल पे झल के स्थान पर जश हो रहा है। ये तकार जो है झल के अंतर्गत है। जब संधि संपन्न होगी तो इसी ये अभी त है, जब संधि संपन्न होगी तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण इस तकार के स्थान पर आकर बैठ जाएगा और शब्द बनेगा जगदीशः। अब चौथा वर्ण चौथा जो पद आ रहा है वह है अयम गच्छति। अयम गच्छति, तो यहाँ पे कौन सा उचित होगा, अयम या अयम? तो यहाँ पे गकार है इसलिए इस पद को रखेंगे, अयम गच्छति। यहाँ पर कौन सा संधि नियम लागू हो रहा है? अनुस्वार, मोनुस्वार, जिसका सूत्र है अनुस्वार संधि। ये कहता है कि अनुस्वार मांतस पदस्य अनुस्वार हलि हरिम वंदे। यदि मकार हलंत किसी पद के अंत में हल सहित मकार हो और उसके पश्चात कोई हल वर्ण आता है तो उस हलंत मकार वो अंत का जो हल वर्ण मकार होगा या हल सहित जो मकार होगा उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार अर्थात वो बिंदी के रूप में आ जाएगा। और यदि उसके पश्चात उस हल सहित मकार के पश्चात कोई स्वर आ रहा है, ऐसा कोई जो उसके पश्चात पद आ रहा है उस पद का प्रारंभ किसी स्वर से हो रहा है, तब वह मकार, वह हलंत वाला, वह हल सहित मकार के रूप में ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये गकार है और यह व्यंजन है, इसलिए ये जो अनुस्वार है ये हल सहित मकार के रूप में न आके अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा, अन्यथा ये इस रूप में लिखा जाता। अब निरोगः तो यहाँ पर कौन सा संधि नियम लागू हो रहा है? यहाँ रोरी नियम लागू हो रहा है। रेफस रेफे परे लोप, अर्थात यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण रकार हो और अंतिम पद का प्रारंभिक वर्ण रकार हो तो दोनों में संहिता होने पर एक रकार का लोप हो जाएगा और पहले वाले पद का जो अंतिम वर्ण रकार आ रहा है उसके जस्ट पहले जो भी व्यंजन होगा या फिर जो भी ह्रस्व स्वर होगा वह दीर्घ में पलट जाएगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे निरोगः है तो ये वाला पद आ जाएगा, निर प्लस रोगः। अब यहाँ ये पूर्व पद हो गया, ये अंतिम, ये पर वाला पद हो गया, ये पहले वाला पद हो गया, ये अंतिम वाला पद हो गया। तो ये पहले वाले पद का जो अंतिम वर्ण है रकार है और इस रकार के पहले जो वर्ण विद्यमान है नकार, उसमें ह्रस्व इकार लगा हुआ है और इसके पश्चात जो पद आ रहा है उसका प्रारंभिक वर्ण रकार है। तो यहाँ पे संहिता प्राप्त हो रही, दोनों ही रकारों में संहिता प्राप्त हो रही है और रोरी का नियम लागू हो रहा है। अर्थात एक र का जब संहिता प्राप्त हो गई तो एक र का लोप हो जाएगा और इस पहले वाले पद के अंत में जो रेफ है उसके जस्ट पहले जो भी स्वर है, जो भी ह्रस्व स्वर है, चाहे ह्रस्वकार हो, चाहे ह्रस्व इकार हो, चाहे ह्रस्व उकार हो, वह ह्रस्व स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें इस न में ह्रस्व इकार लगा है, संधि संपन्न हुई तो ये ह्रस्व इकार पलट के दीर्घ इकार में परिवर्तित हो गया और शब्द बना निरोगः। अब तत् प्लस लीनः, यह जो पद आ रहा है यहाँ पे लत्व विधान हो रहा है। लत्व विधान फट से पुस्तक में देखिए, लत्व विधान अथवा तोरली इसको कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो तोरली है। तो ये क्या कहता है? तत् प्लस लीनः तत् प्लस लीनः, यहाँ ये वाला पद आएगा, तत् प्लस लीनः। अब ये क्या नियम प्रतिपादित करता है? इसी बहाने फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, पूरा जो व्यंजन संधि है उसके नियमों का फिर से इसी बहाने रिवीजन हो रहा है। तो ये
तोड़ली या लत्व विधान जो नियम प्रतिपादित करता है, ये कहता है कि त वर्ग के बाद बाद ल आए, त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है। यदि त वर्ग के पश्चात, यहाँ इस पूर्व वाले पद का अंतिम वर्ण जो है वो तकार है और इसके पश्चात जो पद आ रहा है उसका प्रारंभिक वर्ण लकार है। तो त वर्ग के पश्चात जो लकार आता है उस लकार की उपस्थिति के कारण पहले जो तकार आ रहा है, पहले वाले पद के अंतिम वर्ण में जो तकार आ रहा है वह भी लकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो संधि संपन्न होगी तो बनेगा ये तकार इस लकार की उपस्थिति के कारण यहाँ दोनों में संहिता हो रही है। इस तकार हल इस हल सहित इस तकार में और इस लकार में संहिता हो रही, तो जब संधि संपन्न होगी तो इस लकार की उपस्थिति के कारण परे में इस लकार की उपस्थिति के कारण ये तकार भी लकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा तल्लीनः। अब दूसरा प्रश्न है, समुचितम संधिपदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उचित संधिपद को चुनकर लिखो। लिखो ये क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो कह रहे हैं सत प्लस जनः, सज्जनः। तो सत प्लस जनः, यहाँ पर जो पद लगेगा वह आएगा सज्जनः। ये सही पद है, ये उचित पद है। अब इसमें कौन सा संधि नियम लागू हो रहा है, इसी बहाने सारा रिवीजन भी हो जाएगा हम लोगों का। सत प्लस जना, ये सीधे सीधे स्तोष चुनाश्चुह, स्तोष चुनाश्चुह नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। स्तोष चुनाश्चुह यह क्या नियम प्रतिपादित करता है, ये कहता है कि सकार या तवर्ग, सकार या तवर्ग के पश्चात, सकार या दंती सकार या तवर्ग के पश्चात तालब शकार या फिर च वर्ग आए तो उस दंती सकार के स्थान पर तालब शकार हो जाएगा और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे स्तोष चुनाश्चु, ये जो शब्द आ रहा है सज्जना, ये स्तोष चुनाश्चु सूत्र से आ रहा है अर्थात श्चुत्व संधि, इसको श्चुत्व संधि कहते हैं संक्षेप में। अब तत् प्लस श्रुत्वा तो यहाँ क्या आएगा, तच्छ्रुत्वा, ये वाला पद आएगा। तत् प्लस श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, यहाँ पर षष्ठोटी, षष्ठोटी, षष्ठोटी क्या नियम प्रतिपादित करता है, यदि श के पूर्व, ये कहता है कि यदि श के पूर्व अर्थात तालव्य श, यदि श के पूर्व पदांत में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या फिर र ल व अथवा ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। तो श के स्थान पर छ हो जाता है, षष्ठोटी ये नियम प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, षष्ठोटी का। अब इसके पश्चात जो शब्द आ रहा है विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखति, तो यहाँ शब्द बनेगा विद्वान लिखति, ये वाला हो जाएगा। वर्ड किंतु ये लत्व विधान का नियम प्रतिपादित कर रहा है। तो त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों को ल हो जाता है, उसके पश्चात कह रहे हैं न आए तो इस शब्द में तोड़ली का नियम लागू हो रहा है। तो ये नियम कहता है, ये इस नियम के अनुसार यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, किंतु न के बाद यदि त वर्ग का वर्ण, कोई त वर्ग का वर्ण आए और उसके पश्चात लकार आए तो वह त वर्ग वाला वर्ण लकार में परिवर्तित हो जाता है। किंतु यदि उसके पश्चात, किंतु यदि त वर्ग के त के पश्चात त के बजाय न आता है, नकार आता है, तब क्या होता है, इस लकार की उपस्थिति के कारण इस नकार के पहले, यह नकार तो लकार में परिवर्तित होगा ही, किंतु इसके पहले जो वर्ण विद्यमान है उसके ऊपर अनुनासिक जाके लग जाएगा। यही यहाँ पे नियम प्रतिपादित कर रहे हैं कि न के बाद ये ल आ रहा है, यहाँ पे नकार के बाद लकार आ रहा है, न के बाद यदि ल आए तो अनुनासिक ल हो जाएगा। जो ल बनेगा, जो इस न के स्थान पर ल बनेगा वह अनुनासिक हो जाएगा और अनुनासिक सीधे सीधे उस लकार पर नहीं लगेगा, बल्कि उसके पहले, जस्ट उसके पहले जो वर्ण है, अर्थात यहाँ पे न है और न के पहले दकार विद्वान है, द्वा विद्वान है, तो ये नकार तो लकार, इस लकार की उपस्थिति कारण नकार तो लकार में परिवर्तित हो जाएगा, किंतु जो अनुनासिक आएगा वह इस नकार इस ल में परिवर्तित हुए इस नकार के ऊपर न आके इसके ऊपर आएगा, अर्थात न के जस्ट पहले जो वर्ण आ रहा है उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये तोड़ली सूत्र से आ रहा है, ये संधि नियम तोड़ली इस नियम से आ रहा है। अब ये
पद सीधे सीधे तोरली संधि नियम के अंतर्गत आ रहा है। अब सम प्लस कल्पः, संकल्पः, तो यहाँ भी यहाँ अनुस्वारस यही परस्वर्णः का नियम लागू हो रहा है। अनुस्वारस यही परस्वर्णः नियम क्या कहता है? अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो सम प्लस कल्पः, यहाँ पे अनुस्वार आ रहा है। अनुस्वार न और म का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो भी अनुस्वार है यह न और म का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह मकार अनुस्वार मकार के रूप में कब आता है? जब इसके पहले कोई स्वर आए, जैसे अ आए, ई आए, कोई भी स्वर आए, तब यह अनुस्वार इस रूप में आता है, मकार के रूप में रखा जाता है। किंतु यदि अनुस्वार इस रूप में आ रहा है, हल सहित मकार के रूप में आ रहा है, और इसके जस्ट बाद कोई व्यंजन वर्ण यहाँ पे स्वर न हो के व्यंजन है, तब यह अनुस्वार अर्थात ये हल सहित मकार सीधे सीधे डॉट में अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नियम लागू होगा। संकल्पः, अनुस्वार से यही परस्वर्णः सूत्र का संधि नियम इस पद में लागू हो रहा है। अब इसके पश्चात आ रहा है उत प्लस लेखः, उल्लेख। यहाँ भी लत्व विधान हो रहा है, सीधे सीधे लत्व विधान। तो लत्व विधान क्या कहता है? वो यह नियम प्रतिपादित करता है कि, पुस्तक खोल के रखिए सामने आप लोग, यदि त वर्ग के पश्चात लकार आता है, ये नियम यही प्रतिपादित करता है कि त वर्ग के पश्चात ल आए तो वह तब, यदि त वर्ग या तकार के पश्चात लकार आए तो उस त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उल्लेख और ये उच्च लेखा, तो यहाँ पर ये वाला वर्ण आ जाएगा, उल्लेख, ये हो गया। यहाँ दे भी रहे हैं पुस्तक में, पढ़ लेते हैं। लत्व विधान, इसी बहाने सारे जो संधि नियम आ रहे हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का। लत्व, यदि त वर्ग तो स्पष्ट है कि आवश्यक नहीं है कि त ही आए, त थ द ध न कुछ भी आ सकता है, त थ द ध न इन पांचों वर्णों में से कुछ भी आ सकता है। तो त करें सीधे सीधे त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों के स्थान पर ल हो जाता है। अर्थात त थ द ध न में से कोई भी आए, यहाँ समझ लेते हैं, त थ द ध और न, ये हो गए त वर्ग, ये त वर्ग हो गया। तो इन त वर्ग के वर्णों के बाद यदि ल आता है, ल वर्ण आता है, तो वर्ण कोई भी रहे, चाहे त रहे, चाहे थ रहे, चाहे द रहे, चाहे ध रहे, चाहे न रहे, वो संधि जब संपन्न होगी, संहिता जब होगी, तो ये पांचों ही वर्ण लकार में परिवर्तित हो जाएंगे। किससे? लत्व विधान के अनुसार, तोरली के अनुसार। यहाँ तोरली है, तोरली सूत्र है, इसको लत्व विधान भी कहते हैं। किंतु जब अंत में ये नकार आएगा तो जब नकार लकार में परिवर्तित होगा तो अनुनासिक सहित आएगा। ये अनुनासिक लेकर आएगा, और अनुनासिक इसी पर नहीं, अर्थात ये नकार तो लकार में परिवर्तित होगा, किंतु जो अनुनासिक आएगा वह इसी पर न आके इसके जस्ट पहले जो वर्ण आ रहा है उस पर जाके बैठ जाएगा। तो ये लत्व विधान के अंतर्गत है। या फिर तोरली, यहाँ पे संधि नियम लागू हो रहा है। अब इसके पश्चात तीसरा जो प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानाम यथापेक्षम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। तो इसका आशय है कि ये सप्तमी बहुवचन में पद आ रहा है, तो नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल अर्थात मोटे अक्षरों में जो लिखे गए स्थूल पदानाम, मोटे अक्षरों में लिखे गए स्थूल पदों में लिखे गए स्थूल पदानाम, स्थूल पदों को नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदों के, ये षष्ठी बहुवचन में पद आ रहा है, नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदों के यथापेक्षम, जैसी अपेक्षा हो संधिम अथवा संधि विच्छेदम, जैसी अपेक्षा हो उसी के अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद करके लिखो, संधि अथवा संधि विच्छेद करके लिखो। तो जैसे सर्वे, अब ये वाक्य है, जैसे सर्वे, यहाँ पे खोल लेते हैं अभ्यास को।
अभ्यास में क्या दे रहे हैं, सर्वे जगच्छिवानि कार्याणि कुर्वन्तु, सर्वे 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 जगच्छिवानि कार्याणि कुर्वन्तु। तो यहाँ पे जो पद आ रहा है मोटा स्थूल पद में जो लिखा गया है वह है जगच्छिवानि, ये लिखा गया है। और इसके पश्चात जो स्थूल पद में लिखा गया वो है लिखितम, ये है। उसके पश्चात है निरोगः, इसके पश्चात है पंचमे, इसके पश्चात है तरुच्छायाम, और इसके पश्चात है मानम। ये स्थूल पद हैं, इनको स्थूल पद में लिखा गया है। इन्हीं को यदि विच्छेद है तो उसको संधि के रूप में लिखना है, यदि संधि है तो उसको विच्छेद करना, उसका विच्छेद करके लिखना है। तो यहाँ संधि है, जगत शिवानी है तो इसका जब तोड़ के लिखेंगे तो जगत प्लस शिवानी, जगत प्लस शिवानी बनेगा। और यहाँ पे षष्ठोटी का नियम लागू हो रहा है। षष्ठोटी जो संधि नियम है वह क्या करता है, एक बार पढ़ लेते हैं। छत्व विधान करता है, अर्थात श के पूर्व पदांत, श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो अथवा य र ल व ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। षष्ठोटी सूत्र लागू हो रहा है। अब यत पाठे उल्लिखितम तत् सर्वम लिखत। अब यहाँ पर क्या नियम लागू है, यहाँ पे लत्व विधान लागू हो रहा है। यहाँ त वर्ग का ये जो तकार है ये त वर्ग का है, तो तोरली जो संधि नियम है वो प्रतिपादित करता है कि ये त वर्ग के पश्चात लकार आए तो उस त वर्ग के स्थान पर लकार हो जाता है। तो यहाँ तोरली यह सूत्र लागू हो रहा है। तो लिखेंगे इसको उल्लिखितम, जब इसको संधि पद बनेगा तो ये बनेगा उल्लिखितम। और ये जगत पर शिवान को यहाँ पे लिख देते हैं, जगत प्लस शिवानी, इस प्रकार। अब निरोगः जनः सुखी भवति, तो यहाँ पर रोरी रेफा से रेफे परे लोपः का नियम लागू हो रहा है। अर्थात र के पश्चात र आता है तो एक र का लोप हो जाता है, और उसके जस्ट पहले ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। कोई भी ह्रस्व स्वर हो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको लिखेंगे निर प्लस रोगः, इसका संधि विच्छेद ये होगा। अब कोकिलः पंचमे गायतु, यहाँ पर अनुस्वारस यही परस्वर्ण संधि नियम लागू हो रहा है। पंचमे में कोकिलः पंचमे, तो ये जब शब्द बनेगा तो बनेगा पंचमे गायति। किससे, अनुस्वारस यही परस्वर्ण। अनुस्वारस यही परस्वर्ण क्या नियम प्रतिपादित करता है, कह रहा है कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो उस वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का उसके पहले आने वाले वर्ण, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण का आगे आने वाले वर्ण की वर्ग का जो भी वर्ण आगे आ रहा है वो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे पकार के ऊपर अनुस्वार आ रहा है और इसके जस्ट पहले जो चकार आ रहा है यह च वर्ग का है। तो जब संधि संपन्न होगी तो इस अनुस्वार के स्थान पर इस च वर्ग का अंतिम वर्ण अर्थात ञ हो जाएगा। अब तरु प्लस सह तरु छायायाम पठति, वह पेड़ की छाया में, पेड़ की सप्तमी एक वचन में पद बना है, पेड़ की छाया में पढ़ता है। तो यहाँ च का आगम हो रहा है। च का आगम अर्थात किसी भी ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि छकार आता है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है और यहाँ छे च का सूत्र, छे च सूत्र क्या प्रतिपादित करता है कि किसी भी ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि छ आता है, छकार आता है तो उस ह्रस्व स्वर और तथा उस छकार के बीच में चकार का आगम हो जाता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तरु प्लस छाया, तरु प्लस छाया, अब छायायाम है तो कहेंगे तरु छाया, तरु प्लस छायायाम,
जब ये संधि हो जाएगा तरु छायायाम हो जाएगा। अब जो छठा पद है, छठा जो वाक्य है, छठे वाक्य में जो संधि विच्छेद आ रहा है वह है मानी मानम न त्यजति। मानी मानम न त्यजति, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अनुस्वार संधि नियम लागू हो रहा है। अनुस्वार संधि का नियम है मांतस मोनुस्वारः। मोनुस्वारः सूत्र से मांतस पदस्य अनुस्वारः हलि हरिम वंदे। तो ये कहा जाता है कि यदि हल सहित मकार के पश्चात कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वह हल सहित जो मकार आएगा वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यदि उस हल सहित मकार के पश्चात कोई स्वर वर्ण आता है तो वो जो हल मकार है वह हल मकार के रूप में अर्थात अनुस्वार हल मकार के रूप में आ जाएगा। इसी को यहाँ भी कर रहे हैं, मनुस्वार पढ़ लेते हैं। यदि किसी पद के अंत में म अर्थात हल सहित मकार आता है, मकार हो तथा उसके बाद में कोई व्यंजन आए तो म का उस हल जो हल वर्ण है, हल सहित जो मकार है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बनेगा मानी मानम न त्यजति, ये हो जाएगा मानी मानम न त्यजति। ये नकार व्यंजन है, इसलिए इसके ये जो मकार था, इसके पहले जो मकार था वो मकार अनुस्वार में परिवर्तित हो गया क्योंकि ये व्यंजन है। यदि यहाँ पे कोई स्वर होता तो वह अनुस्वार मकार के रूप में आता, मकार के रूप अपने मूल मकार के रूप में आता, अर्थात हलंत हल लेके आता, हल सहित आता, या फिर मूल व्यंजन के रूप में आता। जैसे स्वर रहित जो मकार होता है उसको आप हल सहित मकार भी इसको कह सकते हैं, या फिर स्वर रहित मकार भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने व्यंजन संधि में जो अभ्यास आ रहा था उसका अध्ययन कर लिया। इसी बहाने अभ्यास बहुत सुंदर था। ये इसने एक बार पूरे जितने भी हम लोगों ने व्यंजन संधि का अध्ययन किया था सबका रिवीजन करवा दिया इसी बहाने। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने अभ्यास का अध्ययन कर लिया और व्यंजन संधि इस प्रकार संपन्न हुई। अब इसके पश्चात विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।